हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सब। तो आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा यूनिट 2 का वन शॉट। ठीक है, और बहुत इजी बनाऊंगा ये आप सबके लिए। ठीक है, आपको सारी चीज़ें एकदम समझ आ जाएगी, एकदम सब क्लियर होगा। ठीक है, और इसके बाद आप बस PYQ लगाना और बस आप पूरा एक अच्छा स्कोर ला सकते हो इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो ये बेसिकली एक ओवरव्यू है कि हम क्या क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। डिसीजन सिस्टम्स, आपके इफ एल्स, स्विच के स्टेटमेंट्स, ये सब आएगा। आपके 3 लूप्स आएंगे, देन आपके कुछ स्टेटमेंट्स और आएंगे, बताऊंगा आगे। अभी एरेज आएंगे, 2D एरेज। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल एरेज जिसे हम कहते हैं। फिर आपके फंक्शंस भी आएंगे, देन रिकर्जन, छोटा सा टॉपिक है एक, और स्ट्रिंग्स एट एंड। ठीक है, तो ये सब पूरा आप कह लो एक फंडामेंटल चीज़ है पूरे C लैंग्वेज की। ठीक है, ये चीज़ें आपकी मतलब हर लैंग्वेज में होती है। आप चाहे पाइथन उठा लो, आप चाहे C++ उठा लो, आप कोई भी लैंग्वेज उठा लो, हर जगह आपको ये 8 चीज़ें तो मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, तो ये है बस। और अभी हम C लैंग्वेज में कैसे यूज़ होती है, कैसे हम इसको लिखते हैं, इसका सिंटैक्स क्या है, वो सब हम पढ़ने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। डिसीजन सिस्टम सबसे पहले आते हैं भाई। डिसीजन सिस्टम्स क्या होते हैं? ठीक है, क्या लिखा है? अ स्टेटमेंट कॉजेज द कंप्यूटर टू कैरी आउट सम डेफिनाइट एक्शन। ठीक है, ये लिखा है। एक मिनट। हाँ ठीक है, अब ठीक आएगा। हाँ नाइस, चलो। हाँ, तो स्टेटमेंट कॉजेज द कंप्यूटर टू कैरी आउट सम डेफिनाइट एक्शन। तो इसका मतलब क्या है कि भाई डिसीजन सिस्टम हमें कोई डिसीजन लेना है। ठीक है, हमने कंप्यूटर में कुछ कोड दिया, कुछ कोड दे के इनपुट दिया, बोला कि मुझे अगर ये चीज़ है तो ये देना, अगर ये चीज़ नहीं है तो वो देना। ठीक है, मतलब ऐसी है कि आप बाहर गए सामान लेने, आपने बोला कि मुझे अगर आपको ये सब्ज़ी मिल जाए तो घर में वो सब्ज़ी बनेगी। ठीक है, अगर ये नहीं मिला तो बाहर से खाना आ जाएगा। ठीक है, इफ एल्स, सिंपल सी बात है। तो यही स्टेटमेंट आपको यहाँ पे सीखनी है, डिसीजन सिस्टम, और इसको हम क्या कहते हैं, और कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, अब इफ़ स्टेटमेंट को सबसे पहले शुरू करते हैं। ठीक है, इफ़ स्टेटमेंट क्या होती है आपकी? इफ़ स्टेटमेंट आपकी बेसिकली एक स्टेटमेंट है जहाँ पे आप ये कंडीशन, इफ़ कंडीशन यूज़ करते हो कि मतलब इसमें देखो, इस कोड से समझो क्या लिखा है। इंट a इज इक्वल टू 15, b इज इक्वल टू 20। इफ़ b इज़ ग्रेटर देन a, प्रिंट कर दो b इज़ ग्रेटर। ठीक है, सिंपल लिखा है। हमने एक इफ़ कंडीशन दी, ये इफ़ कंडीशन दी, और इसमें हमने बोला कि अगर b a से बड़ा है तो प्रिंट कर दो b इज़ ग्रेटर। और हाँ, हमने जो पहले वैल्यू दे रखी है उसमें डायरेक्ट दिख रहा है कि b बड़ा है, a छोटा है। ठीक है, तो हमने नॉर्मल से इफ़ स्टेटमेंट लगा दी और हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है, अब इफ़ एल्स स्टेटमेंट क्या होती है? इफ़ एल्स स्टेटमेंट मतलब अगर ये चीज़ है तो मुझे वो चीज़ ही दे दो, अगर एल्स कोई वो जो हमें पहले से हमारे आउटपुट है हमें वो दे दो। ठीक है, और इसमें क्या लिखा है? हमने 2 वैल्यू दी इंट के इंटीजर से, इंटीजर वैल्यू a इज इक्वल टू 15, b इज इक्वल टू 20। अब यहाँ पे इफ़ स्टेटमेंट लगाई हमने, कंडीशन हमने क्या लगाई? b ग्रेटर देन a है तो प्रिंट कर दो b इज़ ग्रेटर। एल्स अगर ये नहीं है तो एल्स, ठीक है, प्रिंट a इज़ ग्रेटर और इक्वल टू b। ठीक है, और उसके बाद हमने इसको एंड कर दिया रिटर्न 0 से। ठीक है, तो यही बेसिक चीज़ है आपकी बहुत, कि अगर इफ़ स्टेटमेंट दे रखी है तो आपको इफ़ स्टेटमेंट लगाओ कि अगर ये है, ये कंडीशन ट्रू होती है तो मुझे ये प्रिंट करके दे दो। ठीक है, इफ़ एल्स क्या होता है? इफ़ आगे पहले इफ़ कंडीशन लगाई कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो मुझे ये स्टेटमेंट दे दो। ठीक है, बट अगर ये नहीं है तो एल स्टेटमेंट हमने एक लगा दी यहाँ पे, और बोला कि हमें ये वाली कंडीशन दे दो, ये वाली। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी इफ़ एल्स स्टेटमेंट और इफ़ स्टेटमेंट। हाँ, अब आती है आगे एल्स इफ स्टेटमेंट, जिसको हम कहते हैं एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट भी। ये लिखा है ना मैंने, एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट। ठीक है, पढ़ा के एक बार पढ़ते हैं। ठीक है, टू द इफ एल्स, इट इज़ यूज्ड इन द सिनेरियो वेयर देयर आर मल्टीपल केसेस टू बी परफॉर्म फॉर डेफिनेट कंडीशंस इन एल्स, इफ एल्स, इफ एल्स। ठीक है, अब इसका सिंपल मतलब क्या है मैं बताता हूँ तुम्हें। कोड देखो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे पहले हमने लिखा इंट मेन, हमने शुरू किया, हमने कोड को इंट मार्क्स, ठीक है, हमने इंटीजर दिया, मार्क्स को इनपुट। ठीक है, यहाँ पे हमने इनपुट ले लिया स्कैनएफ से, स्कैनएफ से हम क्या लेते हैं? इनपुट लेते हैं। ठीक है, हमने इनपुट पहले क्या किया? हमने पहले इफ़ कंडीशन लगाई। इफ़ कंडीशन हमारा क्या आया? मार्क्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 90, तो हमें ये स्टेटमेंट प्रिंट दे दो। ठीक है, ये स्टेटमेंट प्रिंट दे दो।
बट अगर ये नहीं है तो एल्स इफ लगाया इस पर। एल्स इफ क्या होता है, मतलब मान लो कि आपको एक कई कंडीशन है, ठीक है, आपको वो कंडीशन बहुत जगह पे चेक करनी है, ठीक है, लाइक काफ़ी सारी जगह में आपको उस कंडीशन को चेक करते रहना है, ठीक है, कुछ कुछ कंडीशन को, मतलब एक बड़ा आपके पास एक नंबर क्या है, कुछ ऑब्जेक्ट है, उसको आपको एल्स इफ लगाते रहो उसमें अंदर, तो वो आप कंडीशन आप कहीं भी जहाँ आपको मन करे वहाँ पे आप चेक कर सकते हो। एंड में आप लगा देते हो एल्स स्टेटमेंट, ठीक है, जहाँ पे आपको अपनी कंडीशन खत्म है कि अगर इनमें से कुछ भी ट्रू ना हो, इनमें से अगर कुछ भी ट्रू ना हो तो मुझे एंड में मेरी एल स्टेटमेंट पता लग जाए और मेरा ये प्रिंट हो जाए, ठीक है। अब कोड में क्या है, कोड में है कि इफ़ मार्क्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 90 प्रिंट कर दो ग्रेड ए, एल्स इफ मार्क्स अगर ग्रेटर देन या इक्वल टू 75 है, ठीक है, तो मुझे ग्रेड बी प्रिंट कर दो। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब मेरे मार्क्स 75 से 90 के बीच है तो मुझे ग्रेड बी मिलेगा, ठीक है। उसके बाद मेरी कंडीशन मैंने एक और लगाई एल्जिफ लगा के, अगर ये भी नहीं है तो एल्जिफ एक और लगाते कि अगर उसके मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 50 ही है तो मुझे ग्रेड सी प्रिंट करके दे दो, ठीक है। मैं 50 to 75 के बीच आपको ग्रेड सी प्रिंट हो जाएगा। और एल्स इसमें से कुछ भी नहीं है, इससे भी छोटे नंबर है तो ग्रेड एफ फेल, ठीक है। तो यही है आपका इफ़ एल्स लैडर स्टेटमेंट, जिसको हम कहते हैं कि आपकी कंडीशंस को, आपकी इफ़ एल्स को बार बार चलाना, बहुत सारी कंडीशंस को एक साथ चेक करना। आपके ऑब्जेक्ट की बहुत सारी कंडीशन है उसको आप एक साथ चेक करना, इसलिए आप एल्स इफ़ लगाते हो, ठीक है। तो अभी पढ़ लेना, आपको समझ आ जाएगी चीज़ें, ठीक है। मेनली आप कोड देखो, ठीक है, कोड आप जितना देखो ना, कोड को आप समझोगे तो आपको चीज़ें जल्दी समझ आएगी और ज़्यादा समझ आएगी, ठीक है। तो इसलिए आपके साथ बहुत सारे कोड भी लाए हूँ। हाँ, पॉइंट्स टू रिमेंबर, क्या है पॉइंट्स टू रिमेंबर भाई, ये पढ़ते हैं। इन इफ स्टेटमेंट, अ सिंगल स्टेटमेंट कैन बी इंक्लूडेड विदाउट इनक्लोजिंग इट इनटू कर्ली ब्रेसेस। हाँ, ये दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ तो हमने चलो कर्ली ब्रेसेस लगाया, बट अगर आप यहाँ पे ये कर्ली ब्रेसेस अगर आप ना लगाओ ना, सीधा डायरेक्ट ही प्रिंट कर दो इफ़ स्टेटमेंट में। याद रखना सिर्फ इफ़ स्टेटमेंट में, ठीक है, सिर्फ इफ़ स्टेटमेंट में अगर आप कर्ली ब्रेसेस ना लगाओ, डायरेक्ट प्रिंट करते हो तो वो चीज़ आपकी प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। ये बस ये सिंपल सा पॉइंट है, ठीक है। इसे यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल भी दे रखा है। No curly braces are required in above case, but we have more than one statement inside if condition that we must include them in curly braces. हाँ, अगर एक से ज़्यादा कंडीशन है तो मोर देन वन स्टेटमेंट है तो हमें लगाना ज़रूरी है। अब इज़ इक्वल टू क्यों यूज़ होता है, मस्ट बी यूज फॉर कंपैरिजन, comparison in the expression on if condition. If you use the expression with will always return true because it performs assignment not comparison, ठीक है। मतलब इसमें लिखा है कि हमेशा आपको कंपैरिजन करना है तो आपको ये दो बार इक्वल टू लगाना पड़ेगा, क्योंकि दो बार इक्वल टू का यही मतलब होता है इज इक्वल टू। आप कोई भी लैंग्वेज पकड़ लो, इसमें दो बार अगर जहाँ पे इक्वल टू लगाते हो उसको होता है इज इक्वल टू। हाँ, आप अगर ट्रिपल इक्वल टू लगाते हो, ये थोड़े ज़्यादा ज्ञान की बात है, मैं बता रहा हूँ। जीएस में आप ट्रिपल इक्वल टू लगाते हो तो उसमें आपको वो डेटा टाइप भी चेक करता है, ठीक है। वो डेटा टाइप और आपका कंपैरिजन दोनों चेक करता है जीएस के अंदर अगर आप ट्रिपल इक्वल टू लगाते हो। बट अगर हम डबल इक्वल टू की बात करें, डबल इक्वल टू में आपका कंपैरिजन अगर हम तभी चेक करते हैं, इफ़ कंडीशन आपकी तभी चेक होगी इस डबल इक्वल टू में, अगर आपको अपना कंपैरिजन चेक करना है, ठीक है। समझ गए मेरी बात। इफ़ यू यूज़ इज इक्वल टू द कंपैरिजन एक्सप्रेशन विल ऑलवेज रिटर्न ट्रू बिकॉज इट परफॉर्म्स असाइनमेंट नॉट कंपैरिजन। हाँ, इफ़ ए इज इक्वल टू 7 लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है, या आपने उसको एक वैल्यू असाइन कर दी, आपने ए एक वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर दी, इसलिए वो 7 दिखाएगा, ठीक है। आपको ऑलवेज रिटर्न ट्रू करेगा, ट्रू 7 नहीं ट्रू दिखाएगा हमेशा, ठीक है। तो ये समझ गए। तो इज इक्वल टू दो बार डबल इज इक्वल टू लगाना ताकि आपका जो आपकी कंडीशन है वो कंपेयर हो पाए। अदर देन ज़ीरो ऑल वैल्यूज़ आर कंसिडर्ड एज ट्रू, ठीक है। मतलब मान लो मैं यही लिख के देता हूँ आपको, इफ़ ज़ीरो है, ठीक है, मेरी राइटिंग थोड़ी ऐसी आ रही है, थोड़ा कोऑपरेट कर लेना ठीक है। इफ़ ज़ीरो वहाँ पे लिखा है, इसको अगर आप प्रिंट एफ करते हो तो ये हमेशा आपको फॉल्स देगा, ठीक है, क्योंकि इफ़ में अगर आप ज़ीरो डालते हो तो फॉल्स होता है, ठीक है। इफ़ इसके अलावा ज़ीरो के अलावा कुछ भी डालते हो, ठीक है, 27 -3 -2, मतलब ऐसे बता दो क्या क्या डाल सकते हो, ठीक है, 4 5 कुछ भी डालते हो, ठीक है, कोई भी कंडीशन इसमें डालते हो, उसके बाद आप कुछ अपनी कंडीशन देते हो प्रिंट करने की, प्रिंट एफ करने की, ठीक है, तो वो हमेशा आपको वो चीज़ ट्रू देगा, मतलब वो आपको आउटपुट देगा ही देगा। बस यही चीज़ इसके अंदर लिखी है, ठीक है, कि अदर देन जीरो ऑल अदर वैल्यूज आर कंसिडर्ड एज ट्रू। इफ एग्जाम्पल दे देगा, इफ 27 प्रिंट एफ हेलो हमने किया तो हेलो विल बी प्रिंटेड, ठीक है।
समझ गए सब? चलो, तो ये वो थी हमारी डिसीजन स्टेटमेंट, कंट्रोल स्टेटमेंट की इफ एल्स और एल्स इफ की लैडर। ठीक है, हमने कुछ पॉइंट्स भी देख लिए। अब आती है एक और चीज़, स्विच स्टेटमेंट। हाँ, ये बढ़िया चीज़ है, इसको पढ़ोगे तो मज़ा आएगा। ठीक है, स्विच स्टेटमेंट, व्हेन देयर आर सर्वर ऑप्शंस एंड वी हैव टू चूज ओनली वन ऑप्शन फ्रॉम द अवेलेबल वंस, वी कैन यूज स्विच स्टेटमेंट। डिपेंडिंग on the selected option, a particular task can be performed. A task represents one or more statements. समझ नहीं है या आ गया? चलो एक बार मैं बताता हूँ। ठीक है, क्या लिखा है इसमें? When there are several options, जब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, कि आपको बहुत सी चीज़ें दी रखी है, आपको कोई भी एक चीज़ प्रिंट करवानी है, बट आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं। ठीक है, एंड वी हैव टू चूज ओनली वन ऑप्शन फ्रॉम द अवेलेबल वन, वी कैन यूज स्विच स्टेटमेंट। वहाँ पे आप अपने स्विच स्टेटमेंट यूज़ करोगे। ठीक है, स्विच स्टेटमेंट भी आपकी एक इफ एल्स स्टेटमेंट जैसी है, बट यहाँ पे आपके पास केसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। इसमें आप केस लेके चलते हो, स्विच केस। इसलिए मैं ऐसे कहते हैं कि आप केस लेते हो, और वहाँ पे स्विच में आपका वेरिएबल दे रखा है, आपका इनपुट दे रखा होता है कि आपने क्या इंटीजर या इनपुट लिया है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे डे ले रखा है कि हम डे इसमें कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमने स्कैनफ हमने इनपुट दे दिया कि हम डे को इनपुट देंगे। ठीक है, कि हम एंटर नंबर करेंगे, हम 1 to 7 के बीच में हम एक नंबर देंगे और उसके हिसाब से हमें डे देगा। जब मतलब मैंने 2 पुट किया तो मुझे ट्यूसडे देगा, मैंने 3 पुट किया तो मेरे को वेडनेसडे देगा। ठीक है, तो उसका हमने एक स्विच केस बना दिया। ठीक है, स्विच में मैंने डे डाला, स्विच केस के अंदर मैंने अपनी वो डाली, डे डाला कि मुझे इस चीज़ का मुझे इनपुट चाहिए, इनपुट डालूंगा तो आउटपुट चाहिए इसका। ठीक है, केस वन में क्या हुआ, मैंने केस 1 डाला तो उसमें मैंने कर दिया प्रिंट एफ मंडे। ठीक है, मंडे किया फिर ब्रेक किया। केस 2 प्रिंट एफ ट्यूसडे फिर ब्रेक किया। केस 3 प्रिंट एफ वेडनेसडे। जैसे मैंने कोड लिखे, सारे कोड लिखे, और एंड में मैंने डिफ़ॉल्ट डाल दिया कि इनवैलिड नंबर। ठीक है, तो मतलब इसका नंबर बात है कि हमने केस में ये सब वैल्यू डाली 7 तक, तो हम इसमें 1 से 7 के बीच कोई भी नंबर अपने आउटपुट में डालेंगे। जैसे मान लो मैंने 6 डाला तो वो मुझे सैटरडे प्रिंट करके देगा। ठीक है, ये बस इसके अंदर ये चीज़ है। यही आपका स्विच केस स्टेटमेंट है, बहुत ईजी स्टेटमेंट है। ठीक है, वहाँ पे अगर स्विच केस स्टेटमेंट अगर एग्ज़ाम में आता भी है तो ये एक डेफिनेशन ये लिख देना। ठीक है, एक कोड वगैरह थोड़ा एग्जांपल में समझा देना। ठीक है, आपका काम हो जाएगा। हाँ, अब रूल्स टू राइट स्विच स्टेटमेंट ये पढ़ लो, ये आगे भी काम आएगा जब आप कोडिंग वगैरह करोगे। द एक्सप्रेशन इन स्विच स्टेटमेंट मस्ट बी एन इंटीजर वैल्यू और अ कैरेक्टर कांस्टेंट। ठीक है, हाँ, आपके स्विच स्टेटमेंट में जो भी आप इसके अंदर एक्सप्रेशन डालोगे, ठीक है, इसके अंदर आप जो भी एक्सप्रेशन डालोगे ये आपका या तो इंटीजर होगा या तो आपका कैरेक्टर होगा। ठीक है, कोई कैरेक्टर या इंटीजर होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। ठीक है, नो रियल नंबर्स आर यूज इन एक्सप्रेशन। ठीक है, ये याद रखना, नो रियल नंबर्स आर यूज इन एक्सप्रेशन। द डिफ़ॉल्ट इज ऑप्शनल एंड कैन बी रिप्लेस्ड एनीवेयर। कैन बी, मेरे तो मार्क करना चलता, कोई बात नहीं। हाँ, तो डिफ़ॉल्ट इज़ ऑप्शनल एंड कैन बी रिप्लेस्ड एनीवेयर बट यूजुअली प्लेस्ड एट एंड। देखो, हम क्या करते हैं, हम पहले तो हमने सारे केसेस लिख लिए अपने। ठीक है, अब इसके बाद ना एंड में हमेशा, ठीक है, हमेशा एंड में डालते हैं डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट अपनी। ठीक है, कि इसमें से कुछ भी नहीं है तो हमें डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट हमारी प्रिंट हो जाए। ठीक है, तो ये डिफ़ॉल्ट एंड में डलता ही डलता है स्विच केस के मेथड में। ओके, ये याद रखना। द केस कीवर्ड मस्ट टर्मिनेट विथ सेमी कॉलन। देखो, केस कीवर्ड मस्ट टर्मिनेट विथ सेमी कॉलन। देखो, सेमी कॉलन से हमने टर्मिनेट कर रखी है। ठीक है, और हाँ, एक और चीज़ आ गया है क्या, द केस लेवल नोट टू केस कॉन्सेप्ट्स आर आइडेंटिकल। हाँ, सुनो, देखो मैं एक चीज़ बता रहा था कि आपका जैसे केस 1 हमने प्रिंट किया। ठीक है, केस 1 के बाद मैंने प्रिंट एफ मंडे देन ब्रेक किया। अभी ब्रेक क्यों ज़रूरी होता है मैं बताता हूँ। ब्रेक हम इसलिए डालते हैं, मान लो मैंने एंड स्कैन एफ डाला, मैंने नंबर डाला 1 मेरा मंडे प्रिंट हो गया, मैंने ब्रेक नहीं डाल रखा, मैंने ब्रेक किसी में भी नहीं डाल रखा, सपोज करो। ठीक है, किसी में मेरा ब्रेक नहीं है। अब मैंने जैसे 1 डाला तो मेरा वो मंडे, आपको लगता है मंडे देगा, नहीं, वो मेरे को मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे सब देगा। क्यों? क्योंकि मेरे को यहाँ पे इस चीज़ को ब्रेक करना पड़ेगा। ये मान लो एक लूप जैसा है कि अगर इसको ब्रेक नहीं किया केस 1 को तो एक केस 2 3 4 5 6 सारे दे देगा। ये इसमें दिक्कत होती है स्विच केस में, इसलिए हम हर केस के बाद प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं, उसके बाद हम इसको ब्रेक करते हैं कि हाँ, कि अगर मैंने 1 डाला, मेरे को मंडे आया, मेरा ब्रेक हो जाए पूरा स्विच केस मेरा वहीं पे ब्रेक हो जाए सिस्टम, और वहीं पे वो चीज़ रुक जाए।
तो इसलिए हम ब्रेक डालते हैं इसके अंदर, ठीक है। इतनी सी बात है, समझ आ गई। तो ये याद रखना, द केस कीवर्ड मस्ट बी टर्मिनेटेड सेमीकोलन, मैंने बता दिया। नो टू केस कॉन्स्टेंट्स आर आइडेंटिकल, द केस लेबल मस्ट बी कॉन्स्टेंट। कोई भी देखो केस कॉन्स्टेंट, कोई भी केस सिस्टम आपका आइडेंटिकल नहीं होगा, केस 1 केस 2 केस 3 सब अलग अलग चीज़ें, ठीक है। तो कोई भी चीज़ आपकी इसमें आइडेंटिकल नहीं है, ठीक है, आइडेंटिकल मत डालना, सब अलग ही रखना, ओके। हाँ, तो अब इसके बाद आते हैं हमारे लूप्स। तो अब लूप्स क्या होते हैं भाई, पढ़ते हैं, चलो। हाँ, ओके, लूपिंग कैन बी डिफाइंड एज रिपीटिंग द सेम प्रोसेस मल्टीपल टाइम्स अंटिल अ स्पेसिफिक कंडीशन सेटिस्फाइज, ठीक है। इसका मतलब क्या है, लूप्स हम यूज़ करते हैं बेसिकली अपने कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ताकि हमें चीज़ें एक सेम प्रोसेस में रिपीट होती रहे, ठीक है। हमने मान लो एक कोई नंबर हमें प्रिंट करवाने हैं 1 से 100 तक, ठीक है। अब मैं वहाँ पे प्रिंट तो करने बैठूंगा नहीं कि प्रिंट F1 प्रिंट F2 प्रिंट F3 प्रिंट F4 ऐसे करके मैं कर रहा हूँ वहाँ पे प्रिंट, ठीक है। नहीं भाई, 100 जन्म लग जाएंगे मुझे, मैं नहीं कर पाऊँगा। किसने मुझे एक से 1000 दे दी ना, मैं बिल्कुल नहीं कर पाऊँगा प्रिंट F करके। तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं अपना लूप स्टेटमेंट, ठीक है। लूप्स हम वहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। लूप्स क्या करेगा, मैंने मान लो कुछ चीज़ डाली उसके अंदर, ठीक है। जैसे कि मैंने मान लो डाला कि मुझे 1 से 100 तक नंबर प्रिंट करने हैं, तो वहाँ पे मैं उसका अपना क्या कहते हैं सिंटैक्स डालूंगा कि मुझे 1 से 100 तक नंबर प्रिंट करने हैं, तो वो मुझे चीज़ करके दे देगा, ठीक है। बस यही काम है लूप्स का, ठीक है। आपकी कोई भी चीज़ को सेम प्रोसेस को रिपीट करने का काम, उसको ही हम लूप्स कहते हैं, ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ लूप्स, भाई बहुत एडवांटेज है इसके, ठीक है। हर जगह ये लूप्स यूज़ होते हैं, बहुत एडवांटेज है, इसको अच्छे से पढ़ना, ठीक है। इट प्रोवाइड्स कोड रीयूजेबिलिटी, हाँ, इट प्रोवाइड्स कोड रीयूजेबिलिटी, ठीक है। हम इस कोड को बार बार रीयूज़ कर सकते हैं, जो एक बार हम कोड लिख लें तो हाँ, इसकी रीयूजेबिलिटी बहुत अच्छी है, ठीक है। भूल जाता कई बार चीज़ें, कोई बात नहीं, करेंगे फोकस, लेट्स गो। हाँ, यूजिंग लूप्स वी डू नॉट नीड टू राइट द सेम कोड अगेन एंड अगेन, हाँ वही सेम चीज़ रीयूजेबिलिटी, ठीक है। तो वही सेम कोड हम अगेन अगेन लिख लेते हैं। यूजिंग लूप्स वी कैन ट्रैवर्स ओवर द एलिमेंट्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स, हाँ, कि हम लूप्स लिख के हम आपके कोई भी हमने एरे डाला है, हमने कोई लिंक लिस्ट डाली है, तो वहाँ पे हम इसको ट्रैवर्स करते हैं, इसके ऊपर ही हम लूप चला सकते हैं। हमने एरे के ऊपर लूप चला सकते हैं, हम अपने लिंक लिस्ट के ऊपर लूप चला सकते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ है, लूप्स हमें बहुत जगह काम आते हैं, ठीक है। तो ये पढ़ लेना, अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं। उफ, मज़ा आ रहा है सबको, बस पढ़ते चलो, बंक टू ब्रेन को फॉलो करते चलो, ठीक है। बहुत अच्छे से आपके सारे एग्ज़ाम्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और हाँ, एक बार जाके बंक टू ब्रेन्स वेबसाइट में जाके पेड नोट्स भी देख लेना, और बाकी के नोट्स वगैरह भी हर सब्जेक्ट की अवेलेबल है, सब देख लेना, ठीक है। तो हाँ, टाइप्स ऑफ लूप्स, तो भैया 3 टाइप के लूप्स होते हैं सी लैंग्वेज में, सी लैंग्वेज के हर जगह पे होते हैं, ठीक है। ये लूप्स तो फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, ठीक है। हर लैंग्वेज में आपको मिल जाएंगे ये 3 लूप, ठीक है। बहुत अच्छे लूप्स है, हर जगह यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले हमने शुरुआत की है फॉर लूप से। फॉर लूप क्या है, दिस इज एन एंट्री कंट्रोल लूपिंग स्टेटमेंट। इन दिस, एक सेकेंड इसको हाईलाइट कर थोड़ा सा, हाँ, इन दिस लूप स्ट्रक्चर मोर देन वन वेरिएबल कैन बी इनिशियलाइज्ड। इन दिस लूप स्ट्रक्चर मोर देन वन वेरिएबल, आप एक से ज़्यादा वेरिएबल इसके अंदर इनिशियलाइज कर सकते हो। One of the most important features of this loop is that the 3 actions can be taken at a time, like variable initialization, condition and checking and increment decrement, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि देखो, इसमें आप 3 एक्शन एक साथ कर सकते हो। यहाँ पे आपने सबसे पहले वेरिएबल को इनिशियलाइज़ किया, ठीक है, इनिशियलाइज़ किया, फिर उसके बाद आपने कंडीशन लगाई अपनी, ठीक है, फिर आपने उसको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट किया, ठीक है। एक बार इससे समझाता हूँ, ये i = 1, ये इसको हम कहते हैं, इस पार्ट को हम कहते हैं इनिशियलाइजेशन, ठीक है। आपने इनिशियलाइजेशन किया अपने वेरिएबल को, यहाँ पे आपने उसको कंपेयर करवाया कि i > 5, और यहाँ पे आपने उसको इंक्रीमेंट कराया कि i++। मतलब क्या, मतलब मैं समझाता हूँ कि पहले तो आपने इंटीजर एक लिया i वेरिएबल के नाम से, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, फॉर लूप अपने लगाया, और फॉर लूप में आपने सबसे पहले 3 ये चीज़ थी जिसमें आपका था इनिशियलाइजेशन, कंडीशन
और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, ठीक है। आपने i इज इक्वल टू 1 वैल्यू रखी, आपने अपनी इनिशियलाइज किया इस चीज़ को, फिर आपने बोला कि i लेस देन इज इक्वल टू 5 तक चलना चाहिए, मेरा लूप i लेस देन या फिर इक्वल टू 5 तक ही चलना चाहिए, आपने i को प्लस प्लस कर दिया, ठीक है। तो मान लो मैंने इसका ऐसे ड्राई रन होगा कि i इज इक्वल टू 1 है, 1 लेस देन इज इक्वल टू 5 है, तो हमने एक और चीज़ बढ़ा दी, तो मेरा आउटपुट आएगा 1 भी आएगा, फिर उसके बाद मेरा आउटपुट 2 आएगा। अब 2 को मैंने i इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक है। अब वो वापस से जो आपका 2 प्रिंट हुआ है ना, वो वापस आपका इस लूप के अंदर जाएगा, i इज इक्वल टू 2 होगा, 2 यहाँ पे देखा, फिर 2 लेस देन इज इक्वल टू 5 है, ठीक है। तो फिर उसको हमने एक और चीज़ बढ़ा दिया, इंक्रीमेंट कर दिया, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब ये 3 वापस इस लूप में जाएगा, ठीक है। i इज इक्वल टू 3 है, इसमें जाएगा, इसके अंदर i इज इक्वल टू 3 करेंगे इनिशियलाइज, फिर 3 लेस देन इज इक्वल टू 5 है ही, तो i प्लस प्लस होगा। तो ऐसे ही एक और हमने i प्लस किया, तो 3 की जगह अब आ जाएगा हमारा 4, ठीक है। फिर ऐसे ही हमारा आ जाएगा 5 भी, ठीक है। अब 5 के बाद 5 लेस देन, अब 5 इज इक्वल टू i इज इक्वल टू 5 प्रिंट किया, 5 लेस देन इज इक्वल टू 5 i प्लस प्लस, ठीक है। तो इसके अंदर अब क्या होगा, तो ये अब 5 लेस देन इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 5 तो है ही, तो ट्रू स्टेटमेंट है ये, तो 5 प्लस प्लस, तो ये हो जाएगा 6, ठीक है। अब आप जब 6 डालोगे लेस देन इज इक्वल टू, यहाँ पे दिक्कत आ जाएगी, तो ये कोड रन नहीं होगा, ठीक है, एरर दे देगा यहाँ पे। तो यही चीज़ें, ये 1 2 3 4 5 यहाँ तक ये आएगा, ठीक है। हाँ, द फॉर लूप कैन बी मोर कंसाइज एंड फ्लेक्सिबल दैन दैट ऑफ वाइल एंड फॉर लूप। हाँ ट्रू, फॉर लूप हमारा बहुत ज़्यादा यूज़ होता है दैन वाइल लूप एंड डू वाइल लूप से, ये बात याद रखना, ठीक है। आगे मैंने इसका डिफरेंस भी दे रखा है, पेपर में आता है फॉर वाइल डू वाइल का डिफरेंस, उस पे पढ़ लेना उसे अच्छे से, ठीक है। मतलब वो आता ही है पेपर में, वो कर लोगे तो मैं कह रहा हूँ मिड सेम में भी 2-3 नंबर का आता है, और कभी कभार तो उसमें भी आता है, एंड सेम में भी आ जाता है 3-4 नंबर का, ठीक है। तो कर लेना एंड में है डिफरेंस। हाँ, वाइल लूप भाई, वाइल लूप क्या है, देखो द वाइल लूप इज़ एन एंट्री कंट्रोल लूप स्टेटमेंट, ये भी एंट्री कंट्रोल लूप स्टेटमेंट, ये क्या था, ये भी एंट्री कंट्रोल लूपिंग स्टेटमेंट था। दैट मीन्स द कंडीशन इज इवेल्युएटेड फर्स्ट एंड इट इज़ ट्रू, देन द बॉडी ऑफ द लूप इज एग्जीक्यूटेड, ठीक है। यहाँ पे वाइल लूप में हम सबसे पहले अपनी कंडीशन देते हैं, ठीक है। वाइल लूप में हम सबसे पहले अपनी कंडीशन देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने कंडीशन दी, देन अगर वो कंडीशन ट्रू है तो हमारा स्टेटमेंट, आउटपुट स्टेटमेंट वो होगा, प्रिंट होगा, और फिर हमारी चीज़ इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगी, ठीक है। द वाइल लूप इज़ मोस्टली यूज्ड इन केस वेयर द नंबर ऑफ आइटरेशन इज़ नॉट नोन। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फॉर लूप आप तब यूज़ करते हैं जब आपको अपनी आइट्रेशंस पता होगी, मेरा लूप कितनी आइट्रेशंस तक चलेगा, मेरा लूप 3 आइट्रेशंस तक चलेगा, 4 आइट्रेशंस तक चलेगा, कब तक चलेगा। वाइल लूप में आपको आइट्रेशंस नहीं पता होती, तो इसलिए आप तब जब आपको आइट्रेशंस नहीं पता तो आप अपना वाइल लूप यूज़ करते हो, ठीक है। ये है इसमें, देखो जैसे कि अपना फॉर लूप में सबसे पहले हम लोग अपने इनिशियलाइज़ करते हैं, फॉर लूप के अंदर ही करते हैं, इनिशियलाइज़ करते हैं, फिर कंपेयर करते हैं, फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं, उसके बाद हम प्रिंट स्टेटमेंट करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें सबसे पहले हमने इनिशियलाइज़ तो कर दिया पहले ही, ठीक है। अब जब हम वाइल लूप देखते हैं तो वाइल लूप के जो ब्रैकेट होते हैं, इसके अंदर जो एक्सप्रेशन होता है, इसके अंदर हम लिखते हैं अपना कंपैरिजन स्टेटमेंट कि हाँ अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक लेस देन इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो मेरा तब ये स्टेटमेंट प्रिंट करो, और जब प्रिंट हो जाए उसके बाद फिर उसमें i प्लस प्लस करो कि ताकि हमारा इंक्रीमेंट करो, ताकि हमारा इन्फिनाइट लूप ना आए, ठीक है। ये सीन है इसके अंदर, तो इसलिए हम इंक्रीमेंट करते हैं तब, ठीक है। तो यही आपका वाइल लूप है, बहुत ईजी है, एकदम आराम से समझ आ जाएगा, मक्खन की तरह एकदम। डू वाइल लूप क्या होता है, the do while loop is a post tested loop. Using the do while loop we can repeat the execution of several parts of the statement. The do while loop is mainly used in the case where we need to execute the loop at least once. The do while loop is mostly used in menu driven programs where the termination condition depends upon the end user. ठीक है, ये सब छोड़ो, मैं बताता हूँ सिंपल सी बात में कि ये क्या है, क्या लिखा है। द डू वाइल लूप इज़ अ पोस्ट टेस्टेड लूप, इसमें ध्यान दो, पोस्ट टेस्टेड लूप। पोस्ट टेस्टेड लूप मतलब कि सबसे पहले आप इसके अंदर कंडीशन लगाते हो, ठीक है। पहले आप इसके अंदर कंडीशन लगाओगे, उसके बाद लूप चलेगा आपका, उसके बाद आपका वाइल लूप चलेगा। पहले आपने डू में अपनी कंडीशन लगाई कि डू मतलब कि ये चीज़ तो पहले होनी ही होनी है,
ठीक है, ये है तो मैंने लगाया, ठीक है। ये चीज़ तो पहले आपका स्टेटमेंट प्रिंट होनी ही होनी है, उसके बाद आपने इंक्रीमेंट किया या फिर कुछ भी किया, उसके बाद फिर आपका वाइल लूप लगेगा। तो ये चीज़ है ये बस, ठीक है। और द डू वाइल लूप इज़ मेनली यूज इन द केस वेयर वी नीड टू एग्जीक्यूट द लूप एटलीस्ट वंस, ठीक है, ये बात याद रखना। इसमें आपका लूप एक बार तो एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि आप एक बार तो प्रिंट उसे करवा ही रहे हो, तो एक बार तो वो एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद वाइल जब आप लिखोगे तो वाइल पे आप अपनी कंडीशन लिखोगे, ठीक है। तो ये है, तो ये थे आपके 3 लूप, ठीक है। अब ये आ जाओ डिफरेंस में। हाँ, तो ये है उनके डिफरेंस बिटवीन लूप, फॉर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। ये आप पढ़ लेना एक बार अच्छे से, ठीक है। बाकी अगर आप मेरे पेड नोट्स भी लेते हो जो हमने बंक टू गेम उसमें डाल रखे हैं, वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे नोट्स के हम दे रखे हैं, और थोड़े बहुत क्वेश्चंस भी दे रखे हैं इसके ऊपर, और कोड्स भी हैं लूप्स के ऊपर, ठीक है। तो आप वो देख सकते हो वहाँ पे भी। तो बस यही है चीज़ें, ये पढ़ लेना, फॉर वाइल लूप और डू वाइल का डिफरेंस। और अगर पेड नोट्स लेना तो पेड नोट्स ले लेना, उसमें आपको और थोड़े बहुत कोड भी मिल जाएंगे, और डिफरेंस भी और अच्छे से मैंने वहाँ पे लिख रखा है। तो हाँ, आपको बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ओके, तो जंप स्टेटमेंट्स क्या होती है भाई, ठीक है। जंपिंग स्टेटमेंट्स आर यूज्ड टू ट्रांसफर द प्रोग्राम्स कंट्रोल from one location to another. These are set of keywords which are responsible to transfer programs control within the same block or from one function to another. They are 4 jumping statement, हमने 4 jumping statement बता रखे हैं, ठीक है। क्या है मतलब, सिंपल है, हमारे पास 3-4 कोई स्टेटमेंट्स है, ठीक है। वो आपके स्टेटमेंट्स क्या कहते हैं, एक सेट ऑफ कीवर्ड विच आर रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपका जो प्रोग्राम का कंट्रोल होता है उसको ट्रांसफ़र करने के लिए विद इन द सेम ब्लॉक या फिर कोई दूसरे फंक्शन टू अनदर फंक्शन में जाने के लिए, ठीक है। तो वही सारे आपके स्टेटमेंट्स होते हैं कि मान लो आपने कोई कोड लिखा है, ठीक है, उसके अंदर आपने कोई स्टेटमेंट डाल दी अपनी, ठीक है, जंप स्टेटमेंट कुछ डाल दी, ठीक है। तो वो कोड वहाँ पे चल के आपके अगले फंक्शन या अगले इफ एल्स स्टेटमेंट या कुछ भी होगा उसके ऊपर चलेगा वो, ठीक है। बस यही आपकी जंप स्टेटमेंट्स हो रही है, ठीक है। हाँ, मेन आती है 4 जंप स्टेटमेंट्स कौन कौन सी है, ठीक है, इन सी लैंग्वेज। सबसे पहले है गो टू स्टेटमेंट। आओ पढ़ते हैं, गो टू और ब्रेक है सबसे पहले, ठीक है। हाँ, तो गो टू स्टेटमेंट्स क्या है, एक तो मार कर, हाँ, गो टू स्टेटमेंट डज नॉट रिक्वायर एनी कंडीशन। दिस स्टेटमेंट passes control anywhere in the program. That control is transferred to another part of the program without testing any condition. देखो एक बार पढ़ लो, पढ़ के ही समझ आ देखो क्या लिखा है कि गो टू स्टेटमेंट डज नॉट रिक्वायर एनी कंडीशन। भाई इसको कोई कंडीशन की ज़रूरत ही नहीं है, डज नॉट रिक्वायर्ड एनी कंडीशन, ठीक है। दिस स्टेटमेंट passes control anywhere in the program. That control is transferred to another part of the program without testing any condition. सिंटैक्स देखो तुम, टेस्ट सिंटैक्स अच्छे समझ आएगा कि मान लो मैंने यहाँ पे पहले गो टू स्टेटमेंट मैंने अपनी लगाई, फिर मैंने लिख दिया लेबल, ठीक है। अब जहाँ पे भी मेरी लेबल स्टेटमेंट दे रखी होगी ना, लेबल की स्टेटमेंट, लेबल वेरिएबल कह लो या फिर लेबल एक्सप्रेशन कह लो, उसकी स्टेटमेंट जो मेरे को दे रखी होगी, उसी स्टेटमेंट में सीधा मेरा इनपुट जंप करेगा, वही मुझे आउटपुट मिलेगा, ठीक है। बाकी बीच की जो भी चीज़ें होगी उसको निगलेक्ट कर देगा, कोई भी कंडीशन वो चेक नहीं करेगा, ठीक है। सिंपल है, जहाँ पे मैंने गो टू के साथ मैंने लेबल लगा दिया, अब लेबल की वो कंडीशन देगा कि लेबल की स्टेटमेंट्स कहाँ पे है। यहाँ पे मुझे उसको लेबल दिखा, उसने लेबल की स्टेटमेंट देखी कि प्रिंट एफ लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड, मान लो लिखा है स्टेटमेंट के अंदर कि प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड, हेलो लिखा है, चलो सिर्फ हेलो लिखा है, ठीक है। वो सीधा बस मुझे हेलो प्रिंट करके दे देगा, ठीक है। हेलो की स्पेलिंग भी कर लिखी है, वाह कमाल है, चलो कोई नहीं, जेंजी वाले बच्चे हैं, हेलो लिखते हैं, ठीक है। हेलो वो मुझे प्रिंट करके दे देगा, ठीक है। सिंपल है, तो लेबल स्टेटमेंट जाके लेबल में जाके उसकी स्टेटमेंट प्रिंट करके देगा। गो टू हमारा यही काम करता है, कोई भी बीच की कंडीशन चेक नहीं करेगा, जिस चीज़ में उसको हमने बोला कि इस चीज़ में हाँ, वो उसी चीज़ के ऊपर आएगा, ठीक है। ये है बहुत ईजी। आगे बढ़ते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट काफ़ी जगह यूज़ होती है, ऊपर भी बताई मैंने आपको ब्रेक स्टेटमेंट, ठीक है। क्या लिखेगा वापस पढ़ लेते हैं। ब्रेक इज़ अ कीवर्ड, द ब्रेक स्टेटमेंट terminates the loop for while loop, do while, ठीक है। Immediately when it is encountered, the break statement is used associated with decision making statement such as if else. सिंटेक्स देखो, सिंटेक्स से समझ आएगा, ऊपर ही मैंने बता रखा है, स्विच केस में बताया था मैंने आपको कि देखो फॉर लूप हमने लगाया, इफ़ हमने कंडीशन लगाई, ठीक है, इफ़ कंडीशन लगाई,
मान लो हमने फॉर लूप लगाया आई इज इक्वल टू 1 से लेकर 5 तक का लूप का, ठीक है। उसमें हमने कंडीशन लगा दी कि इफ़ आई इज इक्वल टू 3 है तो ब्रेक हो जाए, ठीक है। अगर मेरा जहाँ पे आई इज इक्वल टू 3 हो गया तो वहाँ पे मुझे अपना लूप को ब्रेक करना है, ठीक है। ये अब मेरे लूप को ब्रेक कर देगा, ठीक है। और मेरा एंड में आउटपुट क्या आ जाएगा, 1 और 2, बस ये मेरा एंड में आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ जैसे मेरा ब्रेक हुआ, हम फॉर लूप से बाहर निकल गए और जो मैंने 2 मेरा आउटपुट आया वही मेरा आउटपुट प्रिंट होके आ जाएंगे, बस यही है ब्रेक का मतलब कि आपने जहाँ पे इसको लगा दिया उसके ऊपर के आपके सारे लूप अगर कोई चला है तो वो आपका आउटपुट में आ जाएगा, उसके नीचे के बाकी के जो लूप्स हैं वो नहीं चलेंगे, बस सिंपल एज दैट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्या है भाई, कंटिन्यू स्टेटमेंट, ब्रेक स्टेटमेंट का उल्टा, ठीक है। लिखा हुआ कंटिन्यू इज द कीवर्ड एग्जैक्टली अपोजिट टू ब्रेक, ठीक है। ब्रेक स्टेटमेंट का पूरा उल्टा है, ठीक है। क्या लिखा, कंटिन्यू स्टेटमेंट इज यूज्ड फॉर कंटिन्यूइंग नेक्स्ट आइट्रेशन ऑफ लूप स्टेटमेंट, अगली आइट्रेशन चला देगा लूप स्टेटमेंट की। When it occurs in the loop, it does not terminate, but it skips some statement inside the loop, the statement or the statement after this statement, ठीक है। The continuous statement is used associated with decision making, ये भी decision making में काम होता है, if else if, ठीक है। इसका भी समझ लो, बहुत इजी है। वहाँ पे हमने ब्रेक कर दिया था, वहाँ पे ये करेगा, ये कंटिन्यू कर देगा। यहाँ पे मतलब मान लो मैंने आई इज इक्वल टू 5 तक 1 to 5 तक चलाया, ठीक है। यहाँ पे मैंने कंडीशन डाली कि आई इज इक्वल टू अगर मेरा 3 है तो इसको कंटिन्यू कर दो, ठीक है। तभी कंटिन्यू क्या करेगा, ये आई इज इक्वल टू 3 को स्किप कर देगा, ये इस पार्ट को स्किप कर देगा, लिख देता हूँ स्किप, हाँ। ये आई इज इक्वल टू 3 मैंने डाला, मैं मतलब कंटिन्यू, तो ये आई इज इक्वल टू 3 को स्किप कर देगा, फिर मेरे को आंसर क्या दे देगा, 1 2 4 और 5, ये मुझे ये आंसर दे देगा। 9 लग रहा है थोड़ा सा, हाँ ठीक है, ठीक है। 1 2 4 5 मुझे ये आंसर दे देगा, बस यही काम है कंटिन्यू स्टेटमेंट का, एकदम एक्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ ब्रेक। ब्रेक में वो टूट जाएगा, कंटिन्यू में, ठीक है, उस जिस जगह पे जिस कंपैरिजन में हमने वो लगाया है हमारा कंटिन्यू स्टेटमेंट, उस जगह को छोड़कर अगले की बाकी सारे लूप्स को वो आउटपुट आइट्रेट करके हमें आउटपुट दे देगा, ठीक है। सिंपल यही बात है। रिटर्न स्टेटमेंट सबको बताती है, रिटर्न स्टेटमेंट क्या है। रिटर्न स्टेटमेंट क्या है, रिटर्न में यूज टू एंड द एग्जीक्यूशन ऑफ अ फंक्शन एंड रिटर्न अ वैल्यू, इट ऑल्सो वाज द कंट्रोल बैक टू द फंक्शन फ्रॉम विच इट वॉज कॉल्ड, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ पे इंट लगाया, कॉल्ड फंक्शन किया, यहाँ पे हमने रिटर्न कर दिया, ठीक है। कि मतलब यहाँ पे हमने इंक्रीमेंट करके हमने इंटीजर लगाई, फंक्शन है, आप आगे पढ़ोगे अभी, ठीक है। वहाँ पे फिर हमने इसको रिटर्न कर दिया कि रिटर्न हमें कर दो एक नंबर, ठीक है। उसके नीचे हमने उस फंक्शन, हमने जैसे कॉल फंक्शन लिखा, ये आगे आप पढ़ोगे आपको समझ आएगा अच्छे से, ठीक है। वैसे अभी थोड़ा बता रहा हूँ। यहाँ पे हमने रिटर्न करके नम लिखा, तो यहाँ पे जब हमारा कॉल किया हमने इसे, तो वही चीज़ हमारी यहाँ पे आके प्रिंट हो जाएगी, हम कुछ भी नंबर देंगे तो, ठीक है। यही लिखा है सिंपल। सी रिटर्न स्टेटमेंट इज़ यूज टू, अरे हाँ, सी रिटर्न स्टेटमेंट इज़ यूज टू एंड द एग्जीक्यूशन ऑफ अ फंक्शन and return a value. It also passes the control back to the function from which it was called, ठीक है, समझ आ गया, बस यही है, उसका कुछ नहीं है। The return statement may or may not return a value depending on the function return type, या ये आगे पढ़ोगे फंक्शंस में समझ आएगा आपको, और ठीक है। एरेस, तो ये आती है यहाँ से मेन चीज़ और शुरू होती है एरेस, ठीक है। एरे क्या होता है भाई, An array is a collection of data that holds fixed number of values of same type. It has contiguous memory location. हाँ, array क्या है भाई, array is a collection है डेटा की एक, ठीक है, जो एक फिक्स नंबर ऑफ वैल्यू होल्ड करती है, ठीक है, और इसमें कॉन्टिन्यूस मेमोरी लोकेशन होती है, ठीक है। आगे बताऊँ क्या है ये सब, ठीक है, समझ आएगा आपको। पहले तो एडवांटेज देख लो array की क्या है। कोड ऑप्टिमाइजेशन, लेस कोड, हाँ भाई ट्रू है, लेस कोड होता है और डेटा अच्छा खासा मिल जाता है। easy to traverse data by using the for loop we can retrieve the elements of an array, ठीक है। बताया तो ऊपर भी कि ट्रैवर्स कर सकते हैं इनके डेटा को for loop लगा के, हमें अच्छी ईजिली डेटा मिल जाएगा। easy to sort डेटा, ठीक है, यहाँ पे हम सॉर्टिंग कुछ मेथड्स होते हैं हमारे, ठीक है, बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, आगे हम पढ़ेंगे आई थिंक यूनिट 3 या यूनिट 4 में हम पढ़ेंगे इसे, ठीक है, तो आपको और समझ आएगा। रैंडम एक्सेस, वी कैन एक्सेस एनी एलिमेंट रैंडमली, ठीक है। आपके इसमें बहुत सारे फंक्शंस टाइप होते हैं कि array.len जहाँ पे आप लेंथ फाइंड कर सकते हो, डॉट पुश, ये बहुत से एक चीज़ें होती हैं आपके प्रॉपर्टीज़ कह लो आप इसे, ठीक है। तो आगे आपके काम आएंगी एरेस में, ठीक है। मोर अबाउट एरेस, ठीक है। आफ्टर एन एरे इज डिक्लेयर्ड,
इट मस्ट बी इनिशियलाइज्ड। ठीक है, आपने एक एरे को डिक्लेयर कर लिया, मान लो आपने लिखा इंट मार्क्स, ये आपने डाला, ठीक है 6, ठीक है ये डाला आपने, ये आपने डाला, आपने इसको यहीं पे छोड़ दिया। ठीक है, क्या लिखा है, इट मस्ट बी इनिशियलाइज। ठीक है, ये हमने उसको कंपाइल किया है, नॉट कंपाइल आई विल से, हमने उसको ये डिक्लेयर किया, सॉरी हाँ नॉट कंपाइल, हमने इसको डिक्लेयर किया है। ठीक है, यहाँ से इंट मार्क्स 6 को हमने डिक्लेयर कर दिया, तो हमें इसके अंदर हमें इसकी इनिशियलाइज मतलब हमें इसकी वैल्यू देनी पड़ेगी टोटल मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स की। मान लो 35, 40, 42 ऐसे ऐसे करके हमें 6 वैल्यू देनी पड़ेगी, इसको हम कहते हैं इनिशियलाइजेशन। ठीक है, यह हमने क्या किया, डिक्लेरेशन। ठीक है, अगर हम डिक्लेयर करके छोड़ देंगे, अगर हम डिक्लेयर करके छोड़ दें तो इट विल कंटेन गार्बेज वैल्यूज़ एनी रैंडम वैल्यू। ठीक है, कोई भी एक आलतू फालतू वैल्यू आपको आके मिल जाएगी, आपकी गार्बेज वैल्यू उसके अंदर डल जाएगी, जो अच्छी चीज़ नहीं है एज अ प्रोग्रामिंग आप देखो तो। ठीक है, तो इसलिए उसमें लिखा है एन एरे कैन बी इनिशियलाइज्ड एट आइदर कंपाइल टाइम और एट अ रन टाइम। ठीक है, कंपाइल टाइम क्या होता है, कंपाइल टाइम आपका ये कंपाइल टाइम है जो मैंने लिखा है ना, ये चीज़ जो मैंने लिखी है ना, ये या फिर ये जो मैंने रेड बाइन से लिखा है, इनको आप कंपाइल टाइम बोलेंगे। आपने जब आप उसको इनिशियलाइज़ किया है उसकी टाइम आप उसको डिक्लेयर कर दिया, तो इसको हम कहते हैं कंपाइल टाइम। ठीक है, एकदम ध्यान सुनना, इसको हम कहते हैं कंपाइल टाइम। रन टाइम क्या होता है, मान लो मैंने पहले कहीं पे एरे को बस इनिशियलाइज़ करा, ठीक है इनिशियलाइज़ करा एरे को, उसके बाद मैंने इसको इनपुट यूज़र से ही मैंने इनपुट लिया, मैंने यूज़र से इनपुट लिया कि बताओ मैं क्या क्या नंबर डालूँ, उस चीज़ को हम कहते हैं रन टाइम। ठीक है, आ गया समझ, बस यही चीज़ है। ठीक है, और गार्बेज वैल्यू हमें नहीं देनी। ओके, हाँ तो अब शुरू होता है डिफरेंट फेज ऑफ इनिशियलाइजेशन। ठीक है, एरेस को भी इनिशियलाइज करने का बहुत सारे डिफरेंट वेज हैं। ठीक है, तो वो हम एक एक करके अब पढ़ेंगे। ओके, तो डिफरेंट वेज ऑफ इनिशियलाइजेशन क्या है, ठीक है ये पढ़ते हैं। देखो इसमें 4 दे रखे हैं, इनिशियलाइजिंग ऑल स्पेसिफाइड मेमोरी लोकेशंस। ठीक है, अरे मेरा पेन नहीं चल रहा, हाँ ठीक है, पार्शियल एरे इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन विदाउट साइज और स्ट्रिंग इनिशियलाइजेशन। ठीक है, अब इसे पढ़ते हैं। क्या लिखा है सबसे पहला, इनिशियलाइजिंग ऑल स्पेसिफाइड मेमोरी लोकेशन। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, इफ़ द number of values to be initialized is equal to size of array, arrays can be initialized at the time of declaration। मतलब आपका जो नंबर ऑफ वैल्यूज़ है जो इनिशियलाइज हमें करनी है, ध्यान से पढ़ो, समझ एक बार पढ़ लोगे ना समझ आ जाएगा। अगर जो नंबर ऑफ वैल्यूज़ टू बी इनिशियलाइज, जो हमें इनिशियलाइज करनी है जितनी वैल्यू, अगर वो इक्वल है आपके साइज ऑफ एरे के, तो एरे कैन बी इनिशियलाइज एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। जब आप इसको डिक्लेयर करोगे ना, डिक्लेयर किया हमने, उसी टाइम आप इस एरे को डिक्लेयर कर सकते हो। ठीक है, जब आप एरे को कैन बी इनिशियलाइज एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, जब आपने इसको डिक्लेयर किया तभी आप इसको इनिशियलाइज कर सकते हो। क्या लिखा, ड्यूरिंग कंपाइलेशन 4 contiguous memory locations are reserved by the compiler for the variable a and all these locations are initialized। ठीक है, हम 4 contiguous memory location रखते हैं। ठीक है, कंपाइलर इसको रखता है अपने पास और वेरिएबल a के लिए। ठीक है, जब से a का वेरिएबल है, एंड ऑल दिस लोकेशन इनिशियलाइज हो गई, यहाँ पे सारी हमारी लोकेशन इनिशियलाइज हो गई है। ठीक है, डेफिनेशन में ध्यान दो। ठीक है, जो इसमें डेफिनेशन लिखी है ना, पढ़ लो, इससे अच्छे से समझ आ जाएगा एकदम प्रॉपर तरीके से। ठीक है, देखो एरे एलिमेंट कैन बी इनिशियलाइज विद द डेटा टाइप्स ऑफ इंट, फ्लोट, कैरेक्टर, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, हम इस सब में आपको इनिशियलाइज कर सकते हैं हमारे डेटा आइटम्स को। ठीक है, हाँ और क्या है, देखो समझ गए ना ये चीज़ अब। ठीक है, समझ लेना, बस पढ़ने का चीज़ है, एक बार डिफाइन पढ़ लेना, पूरा समझ आ जाएगा। ठीक है, पार्शियल एरे इनिशियलाइजेशन। भाई पार्शियल एरे इनिशियलाइजेशन क्या है, पढ़ो इसे भी पढ़ते हैं। Partial array initialization is possible in C language if the number of values to be initialized is less than the size of array, then the elements are initialized in the order from 0th location। ठीक है, मतलब सिंपल सी बात है कि आपके जो नंबर ऑफ वैल्यूज़ है जो आपको इनिशियलाइज करनी है, अगर वो लेस देन है द साइज ऑफ एरे, तो बाकी जो एलिमेंट्स आपके जो इनिशियलाइज होने वो इन द ऑर्डर फ्रॉम 0th लोकेशन में होंगे। ठीक है, मतलब ये जो हमें चीज़ दे रखी है ना, ये सारी चीज़ें, ये चीज़ें, ये उसकी एक लोकेशन है। ठीक है, ये उस लोकेशन में उसको दे रखा है। ठीक है,
और उसमें क्या लिखा है एंड में, द रिमेनिंग लोकेशंस विल बी इनिशियलाइज टू 0 ऑटोमेटिकली। ठीक है, मतलब देखो यानी एरे कितने नंबर का लिया, कितने साइज़ का लिया, 5 का लिया मैंने। ठीक है, यहाँ मैंने एरे 5 का लिया और मैंने कितने वैल्यू दी, मैंने सिर्फ 2 ही वैल्यू दी है भाई। ठीक है, अब बाकियों में क्या होगा, बाकियों में वो ऑटोमेटिकली 0th पोजीशन डाल देगा, खुद ही 0 पोजीशन डाल देगा। हमारी कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन नीचे आ जाएगी। ठीक है, उसमें ऑटोमेटिकली खुद ही 0, बाकी में 0 डाल देगा। ठीक है, तो हमारा वो 5 साइज़ का एरे बन जाएगा। ठीक है, बस यही लिखा है इसके अंदर, पार्शियल एरे इनिशियलाइजेशन हमारा यही होता है। ओके, इनिशियलाइजेशन विदाउट साइज, हाँ भाई ये पढ़ते क्या है, इसकी भी डेफिनेशन पढ़ेंगे। इनिशियलाइजेशन विदाउट साइज मीन्स यू डोंट मेंशन द एरे साइज इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, अच्छा, एंड इंस्टेड लेट द कंपाइलर काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स यू प्रोवाइड इन द इनिशियलाइजेशन लिस्ट। ठीक है, मतलब आपको इनिशियलाइज विदाउट साइज में आप अपने कभी भी अपना एरे का साइज़ नहीं देते। ठीक है, एरे का यहाँ पे हमने साइज़ नहीं दे रखा। ठीक है, एंड इंस्टेड लेट द कंपाइलर ही काउंट करता है आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स टू प्रोवाइड इन द इनिशियलाइजेशन लिस्ट। ठीक है, हमें कितने इनिशियलाइजेशन लिस्ट में कितने हमें नंबर देने हैं वो हमारा कंपाइलर ही काउंट करेगा। ठीक है, अगर हम नहीं डालते तो ये चीज़ चलती है। ठीक है, कोई इसमें दिक्कत नहीं आती, कंपाइलर इसे खुद रन कर लेगा। ठीक है, ये लिखा है। कंपाइलर क्या होता है, बेसिकली आपके कोड को जो रन करता है चीज़। ठीक है, वही आपको पूरे कंपाइलर को रन, वो कंपाइल करके वो रन खुद कर लेगा। ओके, string initialization. String initialization is the process of assigning characters to a character array. ठीक है, characters to a character array along with a terminating null character. ठीक है, ये आगे string में आएगा, आप और आगे पढ़ोगे। At the time of declaration, this null character marks the end of the string. ठीक है, मतलब आपको अगर कैरेक्टर स्ट्रिंग इनिशियलाइजेशन करना है, कैरेक्टर एरे डालना है, कैरेक्टर एरे आप उसमें डालते हो। ठीक है, आपने से यहाँ पे हमने कैरेक्टर एक एरे पूरा डाला। ठीक है, अरे हाँ, यहाँ पे हमने पूरा कैरेक्टर एरे डाला। ठीक है, कॉम करके डाला। ठीक है, वो हमारे एक एरे के फॉर्म में आ गया। ठीक है, बट ऑल्सो एट द एंड में हमें एक टर्मिनेटिंग नल कैरेक्टर मिला। ठीक है, वो हमेशा आपकी जब स्ट्रिंग इनिशियलाइजेशन करते हो तो आपको एंड में एक ये मिलता ही है, टर्मिनेटिंग नल कैरेक्टर। ठीक है, एट अ टाइम ऑफ डिक्लेरेशन आपको मिलता ही मिलता है कि यहाँ पे आपकी जो स्ट्रिंग है वो वहाँ पे टर्मिनेट हो रही है, ख़त्म हो रही है, तो वहाँ पे हमें एक एंड में नल कैरेक्टर लग जाता है जो 0 होता है, तो वो चीज़ यहाँ पे लगती है। ठीक है, यही आपका स्ट्रिंग इनिशियलाइजेशन है एरे के अंदर। ओके, तो ये बस हमारा एरे था पूरा। ठीक है, इन चीज़ को पढ़ लेना ध्यान से। ठीक है, डिफरेंट वेज को पढ़ लेना। ठीक है, अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, बाकी आप पेड नोट्स में भी जा सकते हो, वहाँ पे मैंने थोड़े बहुत कोड्स दे रखे हैं इसके। ठीक है, उस कोड्स को अगर आप पढ़ लोगे अच्छे से तो आपको और बेसिक इसका क्लियर होता रहेगा। ठीक है, और पेपर में फिर पक्की बात है कि इतना भी कर लोगे, अच्छा स्कोर कर लोगे और पेड नोट्स कर लोगे तो भाई 50 आउट ऑफ 60 आराम से आ जाएंगे। ठीक है, 50 आउट ऑफ 60 आराम से आ जाएंगे, अब तुम्हारा मिड सेम भी बढ़िया प्यार से निकल जाएगा। ठीक है, तो ये कर लेना एरे को पूरा अच्छे से। 2D एरेस। ठीक है, वैसे देखो इसमें ना, रुको, इसमें ना आपका मल्टी डायमेंशन एरेज भी होता है। ठीक है, हाँ, मल्टी डायमेंशन एरेज। ठीक है, मल्टी डायमेंशन एरेज का मतलब, जैसे इसमें क्या लिखा है, 2D एरेज पढ़ लो। 2D एरेज क्या लिखा था, 2 डायमेंशनल एरे इन सी लैंग्वेज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम। ठीक है, और बाकी मल्टी डायमेंशन एरेज क्या होता है, मल्टी डायमेंशन एरे मतलब आपका उसमें आपकी 2 एरे, 3 एरे या 4 एरे एक साथ आप जो प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, उसको ही मल्टी डायमेंशनल एरे कहते हैं। ठीक है, यही बस आपकी इसकी फुल फॉर्म है, डेफिनेशन है। ठीक है, अब हम इसमें बात करेंगे 2D एरेस की। 2D एरेस क्या है, द 2 डायमेंशन एरे इन सी लैंग्वेज। ठीक है, जो हमें की 2 डायमेंशन की एरे होती है। ठीक है, जैसे कि मतलब मल्टी डायमेंशन क्या है, मल्टी डायमेंशन आपकी 2 डायमेंशन भी हो सकती है, 3 डायमेंशन भी हो सकती है, 4 डायमेंशन भी हो सकती है। ठीक है, मान लो इसमें अगर 4 डायमेंशन हम लेते हैं तो इसमें हमें 4 एरेज मिलेंगे। ठीक है, ऐसा है। ठीक है, और अगर हमारा 2 डायमेंशनल एरे है तो उसमें हमें 2 एरेज मिलेंगे। ठीक है, इन सी लैंग्वेज 2 एरेज मिलेंगे, जैसे यहाँ पे हमें दे रखा है। ठीक है, और इन फॉर्म द रोज एंड कॉलम, ऑल्सो नोन एज मैट्रिक्स। मैट्रिक्स तुम सबने पढ़ा होगा मैथ्स में। ठीक है, पढ़ के आए होंगे। वैसे ही है, सिंपल, हम बस कोड में मैट्रिक्स है ये समझ लो तुम। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे कोड में मैट्रिक्स है, तो ये 2 3 हमने डाल रखा है। ठीक है, हमने एरे का रोज एंड कॉलम डाल दिया, उसके बाद हमने उसको इनिशियलाइज़ कर दिया यहाँ पे।
ठीक है, इनिशियलाइज़ करा, देन यहाँ पे हमने फॉर लूप चलाया, उस फॉर लूप से हमें फिर उसको आगे प्रिंट करा दिया कि हमने प्रिंट डी करके मैट्रिक्स आई जे प्रिंट एफ, ये स्लैश एन, ये हमने इसलिए डाला कि मूव टू द नेक्स्ट रो में अगर हमें करना तो प्रिंट एफ स्लैश एन डालते हैं कि हमारी जो अगली लाइन है वो हमारा जो अगला आउटपुट है वो अगली लाइन में मूव कर जाए। तो हमने 2 बार इसका लूप चलाया, ठीक है, ये आई और जे, मान लो इसको मैंने आई ले लिया, इसको हमने जे ले लिया, ठीक है, 2 को आई, 3 को जे, फॉर इंट आई इक्वल टू 0 हमने लूप चलाया, आई लेस देन 2, आई प्लस प्लस किया, इंक्रीमेंट किया रूस के लिए, फिर आई इंट जे किस लिए था, कॉलम्स के लिए, फिर उसको हमने प्रिंट करा दिया, ठीक है। तो हमारा यही मैट्रिक्स पूरा प्रिंट हो जाएगा साथ में, ठीक है, बस यही है 2D एलिस, ठीक है, ज़्यादा कुछ है नहीं, बहुत ईजी है, आराम से समझ आ जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। फंक्शंस, अब फंक्शंस क्या, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, ठीक है, स्टार्ट कर देता हूँ। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंक्शंस, आगे हर जगह काम आएगा, ठीक है। सही बताऊँ, आपकी जो कोडिंग लाइफ है पूरी, सब जगह फंक्शन आपका काम आएगा ही। आप कुछ भी करोगे काम, आप पहले फंक्शन बनाओगे, उसके बाद आगे आप उसको आगे प्रिंट करोगे उसी फंक्शन को, ठीक है। तो फंक्शन तो हर जगह बनना ही बनना है, ठीक है। क्या लिखा है फंक्शन के बारे में, पढ़ ले थोड़ा सा। अ फंक्शन इज बेसिकली अ नेम्ड ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क एंड कैन बी रीयूज्ड व्हेनेवर नीडेड, ठीक है, रीयूज्ड, इसमें ध्यान दो। एक भाई कभी भी रीयूज हो सकता है, ठीक है। आपने एक फंक्शन बना दिया बेसिकली, ठीक है, कि मुझे a+b प्रिंट करके दो, ठीक है। अब a की वैल्यू आप दे दो, b की वैल्यू आप दे दो, अब कोई भी वैल्यू दो वो आपको प्रिंट करा के देगा ही देगा, ठीक है। बस यही बात है इसके अंदर, इसलिए हम फंक्शंस बहुत जगह यूज़ करते हैं और हर बार यूज़ करते हैं, ठीक है। अगली बात क्या आती है, टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या होता है भाई, बिल्ट इन फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड में भी 2 फंक्शन होते हैं, फंक्शन विद अ रिटर्न वैल्यू, फंक्शन विदाउट अ रिटर्न वैल्यू, जिसको हम कहते हैं वॉइड फंक्शन, ठीक है। ये आगे आप पढ़ोगे समझ आ जाएगा। बिल्ट इन फंक्शंस, तो बिल्ट इन फंक्शंस क्या होते हैं, आओ पढ़े। दे आर लाइक प्री मेड टूल्स इन अ टूल बॉक्स रेडी टू यूज, टेस्टेड एंड ऑप्टिमाइज्ड। बिल्ट इन फंक्शंस बेसिकली आपके पहले से आपके सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर होते हैं, तभी इसमें लिखा है कि दे आर प्री मेड, ठीक है, दे आर प्री मेड टूल्स और दे आर रेडी टू यूज़ एंड टेस्टेड एंड ऑप्टिमाइज। ये पहले से टेस्टेड होते हैं सारे, पहले सारे ऑप्टिमाइज होते हैं और ये रेडी टू यूज़ होता है कि अगर आप इसको डालोगे अपने सी लैंग्वेज में तो ये चल जाएंगे, ठीक है, यही सीन है। ओके, सम कॉमन बिल्ट इन सी फंक्शन मैंने यहाँ पे लिख रखी है, प्रिंट एफ जहाँ प्रिंट आउटपुट करने करते हो, स्कैन एफ इनपुट लेने के लिए, strlen ये आपकी लेंथ फाइंड आउट करता है आपके स्ट्रिंग की, ठीक है, ये आपकी लेंथ फाइंड आउट करता है स्ट्रिंग की, sqrt इससे आप अपना स्क्वायर रूट निकाल सकते हो किसी भी नंबर का, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे फंक्शन जो बिल्ट इन है पहले से ही आपके सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर है, जो आप ऑटोमेटिकली खुद ही यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इसका एक मेजरली एक टूल बॉक्स बना हुआ है, बाकी आपको और समझ आएगा अच्छे से, ठीक है। तो ये समझो कि ये रेडी टू यूज़ है, आप कभी भी यूज़ कर सकते हो ऐसे बिल्ट इन फंक्शंस, ठीक है। काफ़ी सारे आप आगे आप गूगल में जाके सर्च भी कर सकते हो, ओके। हाँ, तो आती है बात यहाँ पे यूज़र डिफाइंड फंक्शन। यूज़र डिफाइंड फंक्शन is programming or functions created by the programmer, or I say it is created by the user only, okay. Operations within a program, okay, to perform specific task or operation within a program, ठीक है। सिंपल सी बात है, यूज़र डिफाइंड फंक्शंस कौन से हैं, जो यूज़र खुद बनाता है कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए, कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए प्रोग्राम के अंदर ही, ठीक है। These functions are not predefined or built into the programming. ऑब्वियस ही बात है, यूज़र डिफाइंड है, यूज़र खुद बना रहा है इस फंक्शन को, तो प्री डिफाइंड है, बिल्ट इन तो होंगे नहीं, ओके। बट आर रिटर्न बाय द प्रोग्रामर टू मॉड्यूलर कोड, इम्प्रूव कोड ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मैंने बताया आपको कि खुद ही हम यूज़र लिखता है इस कोड को, तो इसके और इसके क्या क्या बेनिफिट्स है, इम्प्रूव कोड ऑर्गेनाइजेशन, मॉड्यूलराइज कोड, इनहेंस रीयूजेबिलिटी एंड मेक द प्रोग्राम मोर अंडरस्टैंडेबल। प्रोग्राम को अच्छे से समझ आने के लिए, मोर अंडरस्टैंडेबल के लिए हम यूज़र डिफाइंड फंक्शंस यूज़ करते हैं। हाँ, अब एलिमेंट्स क्या है, ठीक है, अब कैसे हम यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाते हैं, हम यहाँ पे ये सीखेंगे कैसे यूज़र डिफाइंड फंक्शंस बनाएंगे। तो उसके क्या एलिमेंट्स है, फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन कॉल, फंक्शन डेफिनेशन, ठीक है। फंक्शन डिक्लेरेशन फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे, फंक्शन कॉल में हम कॉल करेंगे, फंक्शन डेफिनेशन उसको डिफाइन करेंगे, ठीक है। सिंपल सी बात है, आगे बढ़ते हैं, आपको और आगे समझ आएगा। मैंने एग्जांपल दे देगा, एग्जांपल समझेंगे इस चीज़ को तो और अच्छे से समझ आएगा, ओके। तो यहाँ तो पहले अपनी हेडर फाइल्स डाल दी मैंने, जो भी है, ठीक है। तो मैंने वॉइड सम लिखा, वॉइड सम मैंने लिखा, तो इसका मतलब है डिक्लेयरिंग अ फंक्शन। मैं यहाँ पे एक फंक्शन को डिक्लेयर किया कि मुझे किसी चीज़ का सम चाहिए, ओके। यहाँ मैंने उसको करा है डिक्लेयर, ठीक है। वॉइड क्यों डालते हैं हम, अच्छा, अब मैं ऊपर आया था ना यहाँ पे अभी कि कहा गया, हाँ, कि फंक्शन विदाउट अ रिटर्न वैल्यू, फंक्शन विद अ रिटर्न वैल्यू, ठीक है।
अभी मैं आपको ऐसे सिंपल तरीके में बताऊँ कि जहाँ पे आपका वॉइड आ जाए, जहाँ पे आप वॉइड से फंक्शन शुरू कर दो, वहाँ पे आपको रिटर्न लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये बात याद रखना। एक सेकेंड, हाँ, तो जहाँ पे आपका वॉइड आप यूज़ कर लो तो वहाँ पे आपको रिटर्न लिखने की ज़रूरत नहीं है, ओके। जैसे कि मतलब इस एग्जांपल में देखो, यहाँ पे मैंने पूरा एकदम प्रॉपर इसको समझा रखा है, ठीक है। इंटीजर हमने यहाँ पे दे रखा है, देन हमने उसको आगे सम n1 n2 हमने दिया, ठीक है। हमने स्कैन करके 2 नंबर लिए, देन उसको हमने सम किया, ओके। हमने यहाँ पे रिटर्न 0 किया, हमने रिटर्न किया यहाँ पे फंक्शन को, ठीक है। फंक्शन को रिटर्न क्यों किया? क्योंकि इसमें हमें कुछ चीज़ रिटर्न करनी थी, ठीक है। सेम ही कोड है दोनों में सम हम कर रहे हैं, दोनों में हम सम निकलवा रहे हैं, ठीक है। और इसमें हमने वॉइड यूज़ करा है, इसमें हमने यूज़ करा है रिटर्न से, ठीक है। यहाँ पे वॉइड अगर हम डाल देते, जहाँ पे पहले बताया मैंने, जहाँ पे वॉइड डाल दिया वहाँ पे हमें रिटर्न वैल्यू डालने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको खुद ऑटोमेटिकली रिटर्न कर देगा, ठीक है। उसकी दिक्कत नहीं है। अगर कोई फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करता है तो उसका रिटर्न टाइप वॉइड ही होता है, ओके। हाँ, तो हम क्या पढ़ते थे? एलिमेंट्स, या सॉरी मैं भूल जाता हूँ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, सबसे पहले हमने क्या किया? सम था, हमें सम निकालना, तो इस यहाँ पे हमने मान लो इसको कहते हैं फंक्शन को डिक्लेयर करना, ठीक है। यहाँ पे डिक्लेयरिंग का फंक्शन, हमने फंक्शन को डिक्लेयर किया, हमने सम निकालना था, ठीक है। यहाँ पे हमने क्लियर किया इसको, ठीक है। देन हमने यहाँ पे इंट डाला, इंटीजर हमने डाले a = 10, b = 20, सी यहाँ पे आएगा नहीं, पता नहीं कैसे लिख दिया किसी ने, छोड़ो, ठीक है। अच्छा सी लिया है आगे, एक सेकेंड, c = a + b, हाँ ठीक है, जो सी आएगा, सॉरी शिट मैंने देखा नहीं कोड, हाँ सी आएगा क्योंकि हमने सी एंड में लिया हुआ है, ठीक है। हाँ, तो वॉइड में हमने वापस से डाला, वॉइड हमने फंक्शन शुरू किया, क्या यहाँ पे हमने फंक्शन को कॉल किया, क्या किया? फंक्शन को कॉल किया कि भाई हमने जो सम को ऊपर हमने डिक्लेयर करा है, हमारी जो इसके बाद अंदर जो मेन फाइल है वहाँ पे हमें इस फंक्शन को चलाना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने इंटीजर डाल दिया अपना, a = 10 होना चाहिए, b = 20 और c होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने बोला कि यहाँ पे मुझे कॉल इस फंक्शन को करना है कि ये फीड डिक्लेयर जो मैंने फंक्शन किया सम, ये मेरा यहाँ पे चलना चाहिए, तो ये हो गया मेरा कॉलिंग, ठीक है। अब डिफाइनिंग फंक्शन क्या है? यहाँ पे मैंने फंक्शन को पूरा डिफाइन कर दिया कि कैसे चलेगा, कि इसमें लिखा वॉइड सम, ठीक है। देन यहाँ पे मैंने डाल दिया c = a + b, ये मैंने डिफाइन कर दिया कि ऐसे चलेगा कि c = a + b। उसका मैंने एंड में प्रिंट करवा दिया कि मुझे सम दे दो c का, ठीक है। मुझे सम दे दो c का, क्या आता है कि सम कितना है, मतलब c को हमें c की वैल्यू चाहिए मोस्ट एट द एंड, ठीक है। c की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। और मेरा आउटपुट आ गया 30, तो मैंने 10 दिया, 20 दिया, a + b हुआ 10 + 20 30, ठीक है। ये मेरा वॉइड से हुआ डिक्लेयरिंग, ठीक है। तो एक बार इससे ही बता देता हूँ, ठीक है। तो इस वाले एग्जांपल में देखो, हमने पहले तो अपनी हेडर फाइल डाली, यहाँ पर हमने एंड किया, हमने एक फंक्शन का प्रोटोटाइप बनाया। फंक्शन प्रोटोटाइप मतलब हमने उस फंक्शन को एक स्ट्रक्चर दे दिया, ठीक है। हमने क्या दिया, इस फंक्शन का नाम दिया ऐड नंबर्स, इंट a इंट b। एक्चुअली ना यहाँ पे इंट b मत डालो, ठीक है, यहाँ नहीं आएगा। अरे मेरा पेन चल जाएगा, हाँ चल गया, चलो, बंद होता था बीच में, ठीक है। इंट डाला हमने, 2 इंटीजर डाले, ठीक है। फिर हमने नीचे उसको नाम दिया ना इंट n1 n2, उसका हमने सम करा उसे, ठीक है। तो ऐसे ही है, ठीक है। यहाँ पे हमारी मेन बॉडी फाइल शुरू होती है ये वाली, ठीक है। यहाँ पे इंट n1 n2 सम किया हमने, और सम हमने इंटीजर है, 3 इंटीजर ले लिए। फिर हमने प्रिंट एफ किया इंटर 2 नंबर, फिर उसका स्कैन अब हमने ऑब्वियसली किया कि हमने 2 नंबर लिया, खुद ही हमने इनपुट करवाए, यूज़र से इनपुट करवाए, ठीक है। एंड में क्या हुआ उसके बाद, हमने सम को हमने इनिशियलाइज़ किया एज ऐड नंबर फंक्शन का n1 n2, ठीक है। यहाँ पे हमने इंटीजर दिया था, हमने n1 n2 यहाँ पे डाल दिया, अपनी वही जो 2 इनिशियलाइज वेरिएबल हमने यहाँ दिया था, हमने यहाँ पे डाला। और फिर यहाँ पे हमने डाला अपने इस फंक्शन नेम ऐड नंबर्स में, यहाँ पे हमने फंक्शन को कर दिया कॉल कि हाँ भाई हमें इसका सम चाहिए, सम निकाल के दो मुझे। यहाँ पे मैंने सम निकलवाया, ठीक है। एंड एट द एंड रिटर्न 0 मैंने डाला, क्योंकि हमने वॉइड फंक्शन यूज़ नहीं करा है, रिटर्न 0 हमने डाल दिया, ठीक है, ताकि हमारा फंक्शन कंप्लीट हो जाए, रिटर्न आए, हमें अपनी वैल्यू रिटर्न मिल जाए, ठीक है। हमने सम डाला, ठीक है। अब उसके बाद हमने इसमें भी हमने एक फंक्शन को डिफाइन किया। फंक्शन डिफाइन कैसे किया? फंक्शन डिफाइन देख लो, हमने इंट ऐड नंबर्स किए, वापस से फंक्शन डाला इंट a इंट b, ठीक है। हमने इंट को, फिर हमने एक रिजल्ट वेरिएबल लिया, ठीक है। और हमने रिजल्ट को क्या बोला, रिजल्ट मेरा है a + b, और हमारा एंड हमने रिटर्न किया रिजल्ट को कि मुझे रिजल्ट ही प्रिंट करके दे दो, और ये है मेरी एंड में रिटर्न स्टेटमेंट, ठीक है। एक बार वापस से देखना इस वीडियो को, मतलब इस पार्ट को वापस से देखना,
तो मैं अच्छे से समझ आ जाए कि डिक्लेयरिंग फंक्शन क्या होता है, कॉलिंग फंक्शन क्या होता है, डिफाइनिंग का फंक्शन क्या होता है। ठीक है, डिक्लेयरिंग फंक्शन मतलब कि हमने एक फंक्शन को डिक्लेयर किया कि हमें इस चीज़ का फंक्शन चाहिए, हमें सम का चाहिए, हमें मल्टीप्लिकेशन का चाहिए, हमें डिफरेंस का चाहिए। ठीक है, फिर हमने उस फंक्शन को कॉल किया कहीं पे कि हमने हाँ इस फंक्शन को कॉल करते कि मुझे इस दो वैल्यू का सम चाहिए, मल्टीप्लिकेशन चाहिए, कुछ भी। ठीक है, ये हमारा कॉलिंग हो गया। देन उसके बाद हमने उस फंक्शन को डिफाइन कर दिया एंड में किया, हाँ भाई हमने फंक्शन को डिफाइन कर दिया कि अब मेरे को इस ऐड नंबर करना है मुझे इस चीज़ का और मुझे रिटर्न करके दे दो। ठीक है, तो बस वॉइड में हम रिटर्न स्टेटमेंट यूज़ नहीं करते, डायरेक्ट करते हैं डिफाइनिंग फंक्शन। इस वाले पार्ट में हमें पहले प्रोटोटाइप बना लिया, कॉल किया, डिफाइन किया, देन हमने उसको एक बार रिटर्न कर दिया एट द एंड, हमने रिजल्ट को रिटर्न कर दिया बस। ओके, प्रॉपर समझ आ गया सबको, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रिटर्न एंड आर्ग्यूमेंट, अब ये क्या है भाई, ये चीज़ क्या है, इसको पढ़ते हैं। रिटर्न स्टेटमेंट ऑफ अ फंक्शन, मैंने अभी पहले ऊपर बताया, देखो एग्जांपल के साथ ही मैंने समझा देता तुम्हें। हमने वेरिएबल फुल फाइल डाली, ठीक है, हमने सम किया, ठीक है, यहाँ पे हमने वापस से वो जो ऊपर किया था हमने फंक्शन को कॉल किया यहाँ पे, ठीक है, कॉल किया, देन उसके बाद हमने फंक्शन को डिफाइन किया। डिफाइन में हमने इस चीज़ को हमने डिफाइन किया एंड भी, ठीक है, और आके हमने नीचे लिखा एंड को रिजल्ट, ठीक है, और यहाँ पे हमने फिर रिटर्न कर दिया, रिटर्न करो मुझे रिजल्ट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या था कि जो मैंने यहाँ पे वैल्यू मेरी आनी चाहिए ना, जो मेरी वैल्यू यहाँ पे आनी चाहिए, जो सम करके वैल्यू आएगी, उसको मैंने बस नीचे और डिफाइन कर लिया इंट ए और इंट बी के फॉर्म में, और फिर मैंने उसको रिजल्ट वेरिएबल में डाल दिया है। ठीक है, एक इंटीजर वेरिएबल ले लिया रिजल्ट का, देन मैंने उस रिटर्न कर दिया रिजल्ट को। ठीक है, और इससे मेरा रिजल्ट स्टेटमेंट मेरा यही होता है। हाउ टू पास आर्ग्यूमेंट टू अ फंक्शन, ये पढ़ते हैं। देखो, हाउ टू पास आर्ग्यूमेंट्स टू अ फंक्शन में पहले तो ये समझो आर्ग्यूमेंट्स होते क्या है। ठीक है, सबसे मेन तो वो आता है। आर्ग्यूमेंट्स आपके बेसिकली एक एक्चुअल वैल्यूज़ होती है। ठीक है, आपकी एक ये एक्चुअल वैल्यूज़ होती है, ठीक है, जो आपके फंक्शन में पास होती है। जब आप अपने फंक्शन को कॉल करते हो, जो वैल्यू आपको मिलती है उनको ही हम एक एक्चुअल वैल्यूज़ कहते हैं, और उसी चीज़ को हम आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं। ठीक है, अब वो तो आपको समझ आ गया आर्ग्यूमेंट्स होते हैं कि आप हाउ टू पास आर्ग्यूमेंट्स। इसमें ना इसके दो तरीके हैं। ठीक है, एक है आपका पास बाय रेफरेंस और दूसरा है आपका पास बाय वैल्यू। ठीक है, ये आगे आएगा, आगे आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, पास बाय रेफरेंस और पास बाय वैल्यू आपके ये दो आते हैं, इनसे आप करते हो। ठीक है, तो ये आपको आगे समझाता हूँ, समझ आएगा। पैरामीटर आता है सबसे पहले। तो पैरामीटर्स क्या है, पढ़ो इसमें। पैरामीटर्स प्रोवाइड द डेटा कम्युनिकेशन बिटवीन द कॉलिंग फंक्शन एंड द कॉल फंक्शन। आप कहोगे कि भाई आर्ग्यूमेंट्स क्या है, फिर इसमें तो कन्फ्यूजन हो गई, मुझे भी हुई थी। देखो मैं बताता हूँ क्या चीज़ है। ठीक है, सुनो मेरी बात। हाँ, यहाँ पे देखते हैं, यहीं पे देख लेते हैं, यहाँ देखते हैं। आर्ग्यूमेंट्स ना, देखो आर्ग्यूमेंट्स बेसिकली आपकी वैल्यूज़ हैं, आपके डेटा की वैल्यू है ये। ठीक है, आपके डेटा की ये डेटा वैल्यू है ये आपकी। ठीक है, आपकी डेटा वैल्यू है जो पास होती है फंक्शन में व्हेन यू कॉल द फंक्शन। ठीक है, अब इसमें आपका आप बोलोगे कि ये तो हमें समझ आ गया, तो इसमें फिर पैरामीटर क्या है। पैरामीटर एक वेरिएबल है जो डिफाइन होता है इन फंक्शन डेफिनेशन। ठीक है, मतलब एक ये वेरिएबल है, जैसे कि मान लो मैंने लिखा कि कैरेक्टर नेम, ये मेरा पैरामीटर है भाई। ठीक है, अब इसके अंदर, इस नेम के अंदर जो मैं पास करूँगा ना वैल्यू, वो मेरा होगा आर्ग्यूमेंट। ठीक है, आगे समझ सबको, इजी। ठीक है, तो पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर आपकी एक वेरिएबल जो होता है, आपका पैरामीटर जो होता है, जो आपका वेरिएबल है, जो आप फंक्शन में डिफाइन करते हो, इन फंक्शन डेफिनेशन जो आप डिफाइन करते हो, उसको हम कहते हैं अपना पैरामीटर। और आर्ग्यूमेंट्स क्या होता है, आर्ग्यूमेंट्स आपकी जो डेटा वैल्यू जो आपके उस पैरामीटर के अंदर होती है वैल्यू, उसको हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट्स। ओके, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो इसमें पैरामीटर्स आया था। पैरामीटर्स प्रोवाइड द डेटा कम्युनिकेशन बिटवीन द कॉलिंग फंक्शन एंड द कॉल फंक्शन। ठीक है, पैरामीटर एक डेटा है जो आप कम्युनिकेट करता है आपके कॉलिंग फंक्शन और कॉल फंक्शन में।
ठीक है। दे आर 2 टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स। पहले से मैंने आपको अच्छे से समझा दिया पैरामीटर्स और क्या होते हैं, ठीक है। एक बार वीडियो आप वापस देखोगे उस पार्ट को तो आपको समझ आ जाएगा क्लियरली, ठीक है। बेसिकली आपका फंक्शन का वेरिएबल है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। एक फंक्शन को जब आपका जो फंक्शन वेरिएबल होता है जिसको आप डिफाइन करते हो उसको हम पैरामीटर कहते हैं, ओके। देर आर 2 टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स, एक्चुअल पैरामीटर, फॉर्मल पैरामीटर्स। क्या होते हैं भाई एक्चुअल पैरामीटर्स? क्या है? दीज आर द पैरामीटर्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम द कॉलिंग फंक्शन, मेन प्रोग्राम जो आपका होता है कॉलिंग फंक्शन का, टू द कॉल्ड फंक्शन, ठीक है। अच्छा, अब एक बार ये भी पढ़ लो, दीज आर द पैरामीटर्स ट्रांसफर्ड इनटू द कॉलिंग फंक्शन फ्रॉम द कॉल्ड फंक्शन। अब भैया डिफरेंस क्या? तुम कहोगे भैया ये तो बड़ी एकदम क्या कहते हैं कन्फ्यूजन सी बात है कि भाई ये क्या बढ़ा रहे हो आप। तो मैं बताता हूँ, देखो एक्चुअल पैरामीटर्स को भाई आप ध्यान से पढ़ो। दीज आर द पैरामीटर्स, ये एक पैरामीटर है जो उसको आप ट्रांसफ़र करते हो अपने फ्रॉम द कॉलिंग फंक्शन, आप कॉलिंग फंक्शन से उसको उठा के अपने कॉल्ड फंक्शन में भेजते हो, ठीक है। और इसमें क्या है, दीज और फॉर्मल पैरामीटर्स क्या है, दीज आर द पैरामीटर्स दैट आर ट्रांसफर्ड इनटू द कॉलिंग फंक्शन। इस आप फॉर्मल पैरामीटर्स में आपके कॉलिंग फंक्शन में आपके वैल्यूज़ पैरामीटर्स आते हैं फ्रॉम द कॉल्ड फंक्शन, ठीक है। समझ गए मेरी बात, मैं क्या कहना चाहता हूँ। इस वाले में आपके एक्चुअल पैरामीटर्स में आपके जो आपका जो कॉलिंग फंक्शन है वो आपका आता है फ्रॉम द कॉलिंग फंक्शन से आपका ट्रांसफर होकर आता है कॉल्ड फंक्शन में। और इस वाले में आपके फॉर्मल पैरामीटर्स में एक्चुअल पैरामीटर्स में आपका आता है फ्रॉम द कॉलिंग फंक्शन टू द कॉल्ड फंक्शन। मतलब आपने जैसे कॉल किया फंक्शन, कॉलिंग फंक्शन आपका मेन प्रोग्राम है, जैसे आपने फंक्शन को लिया है वो आपके सीधा आता है एक कॉल्ड फंक्शन में, ठीक है, एक्चुअल पैरामीटर्स में। और फॉर्मल पैरामीटर्स में क्या होता है, आपका जो पैरामीटर्स है वो ट्रांसफ़र होता है आपके मेन प्रोग्राम में कॉलिंग फंक्शन में, और वो आता है आपका कॉल्ड फंक्शन से, मतलब उल्टा ही बेसिकली, ठीक है, समझ जाओ, ओके। ये है द पैरामीटर्स इन calling function are said to be actual parameters, the parameters said to be in call function are said to be formal parameters, ठीक है। सिंपल सी बात है। हमने यहाँ पे हमारा कॉलिंग फंक्शन है, ठीक है, हम यहाँ पहले फंक्शन को कॉल कर रहे हैं कि हम कैसा फंक्शन बना रहे हैं, तो वो हमारे हो गए एक्चुअल पैरामीटर्स, ये हमारे एक्चुअल हो गए। और यहाँ पे हमारा फंक्शन को हमने कॉल कर दिया, बस हमने इसको वैल्यू दे दिया, ठीक है। ये होते हैं तुम्हारे कौन से थे, फॉर्मल, ठीक है। तो A, B आर एक्चुअल पैरामीटर, यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड X, Y आर फॉर्मल पैरामीटर्स, ठीक है। जो आप फंक्शन याद रखो, जो सबसे पहले फंक्शन आप कॉलिंग फंक्शन है, ठीक है, जो आप सबसे पहले अपना फंक्शन कॉल कर रहे हो, जिसको हमें फंक्शन को कॉल करना है कि हाँ मुझे ये चीज़ आगे भेजनी है, उसको हम एक्चुअल पैरामीटर्स कहते हैं। सिंपल, जो आपने फंक्शन को कॉल कर दिया है कि हाँ भाई इस फंक्शन को कॉल कर दिया, मुझे इसके आगे की और वैल्यूज़ चाहिए, उसको हम कहते हैं फॉर्मल पैरामीटर्स, सिंपल एज दैट। C provides 2 mechanism to pass parameters to a function। ये है इम्पॉर्टेंट पॉइंट भाई, पेपर में बहुत ज़्यादा आता है, बहुत ही ज़्यादा। पास बाय रेफरेंस और पास बाय वैल्यू। पेपर कोई भी उठा लो, किसी भी साल का उठा लो, ये तुम्हें कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आर्ग्यूमेंट्स भी तुम्हारे इससे ही पास होते हैं, तुम्हारा पैरामीटर्स भी कम कैसे पास करते हैं वो भी सब इससे ही होता है, ठीक है। सब कुछ ये पास बाय वैल्यू, ये दो चीज़, पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस, ठीक है, यही सब ये चीज़ें करते हैं, ओके। नीचे इसके एग्जांपल्स भी दे रखे हैं, पढ़ लेना, प्लस डिफरेंस भी, ठीक है। अच्छे से पढ़ के जाना इस चीज़ को, पेपर में आता ही आता है, ठीक है। क्या है समझो, पास बाय वैल्यू, any changes made inside the function having formal parameter are not reflected in the actual parameters of the caller। समझ नहीं आया, ठीक है, मुझे भी नहीं आया, आगे बढ़ते हैं, मैं बताऊंगा, रुक जाओ, पढ़ लो अच्छे से। पास बाय रेफरेंस, any changes made inside functions having formal parameters reflected back in the actual parameters of the caller। अब मैं बताता हूँ इसमें क्या लिखा है, देखो। पास बाय वैल्यू आपकी क्या होती है, जब आप कोई भी चेंज करते हो अपने फॉर्मल पैरामीटर में, ठीक है, वो आपके रिफ्लेक्ट बैक नहीं होते आपके एक्चुअल पैरामीटर में। इसमें एक्चुअल पैरामीटर क्या थे, हमारे सबसे पहले वाले हमारे एक्चुअल पैरामीटर थे, ठीक है। तो मतलब आपने इसके अंदर कोई भी चेंज किया भाई, आपने इसके अंदर कुछ भी चेंजेस किए तो वो इसके अंदर नहीं दिखेंगे, ठीक है, इसके अंदर नहीं दिखेंगे। इसको ही हम कहते हैं पास बाय वैल्यू, ठीक है, इसको हम कहते हैं पास बाय वैल्यू, इसको ही हम कहते हैं पास
बाय वैल्यू। बट ऑन द अदर हैंड, अगर आपने कोई अपने फंक्शन में कोई चेंजेस करे हैं, कोई भी अपने फंक्शन में चेंजेस करे, आपने कोई फॉर्मल पैरामीटर वाले फंक्शंस में, आधे वो रिफ्लेक्ट बैक होंगे आपके इन द एक्चुअल पैरामीटर्स ऑफ द कॉलर। आप कोई रेफरेंस लेके पास करते हो उसे, मान लो आपने कोई रेफरेंस लिया यहाँ पे, ठीक है, उस रेफरेंस लेके आप उसको वापस से पास करते हो अपने ऊपर वाले फंक्शन में, जो आपके एक्चुअल पैरामीटर्स है उसमें आप पास करते हो। अगर वो तो वो ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यू ना चेंज कर देगा, ठीक है, इसकी वैल्यू वो ऑटोमेटिकली आपके ए कॉमा बी की वैल्यू चेंज कर देगा। और इसी को ही हम कहते हैं पास बाय रेफरेंस। ठीक है, समझ गए मेरी बात? एक और बार समझा दूँ? समझाऊँ? चलो ठीक है, समझा देता हूँ। ठीक है, तुम भी याद हो कि भैया ने तुम्हें इतना समझाया। मजाक करता हूँ। चलो, पास बाय वैल्यू, एनी चेंजेस, कोई भी चेंज, देखो कोई भी चेंज अगर आप अपने फॉर्मल पैरामीटर करते हो ना, देखो ऊपर आपने कॉलिंग फंक्शन है, ठीक है, आपने उसको कॉलिंग फंक्शन में कॉल कर दिया, इस फंक्शन की ए कॉमा बी मतलब कॉल कर दिया, नीचे आपने कुछ वैल्यू चेंज कर दी, मान लो, ठीक है, वो आपका फॉर्मल पैरामीटर, नीचे आपने कोई वैल्यू चेंज कर दी, ठीक है। अब आप कह दो कि भाई मुझे ऊपर भी वैल्यू चेंज होनी चाहिए, ठीक है, अब ऊपर वैल्यू चेंज नहीं हो रही, अगर वो ऊपर वैल्यू आपके एक्चुअल पैरामीटर में वैल्यू चेंज नहीं हो रही, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं पास बाय वैल्यू। अगर आपने फॉर्मल पैरामीटर में वैल्यू चेंज करी तो ऊपर भी वैल्यू चेंज हो गई, तो उसको कहते हैं हम पास बाय रेफरेंस। सिंपल एज दैट। मतलब आपके फॉर्मल से अगर एक्चुअल पैरामीटर में वैल्यू चेंज हो रही तो पास बाय रेफरेंस, फॉर्मल से एक्चुअल में चेंज नहीं हो रही तो पास बाय वैल्यू। ओके, सिंपल एज दैट, यही था। अच्छा, अब तुम पूछोगे कि भैया हम पास बाय रेफरेंस में फिर हम वैल्यू कैसे चेंज करेंगे, हमारी ऊपर की वैल्यू भी चेंज, हमारे एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू भी चेंज हो जाए। भाई उसके लिए हम यूज़ करते हैं पॉइंटर्स, ठीक है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं पॉइंटर्स, ठीक है। हम बेसिकली पॉइंटर क्या होता है, पॉइंटर बेसिकली फंक्शन का एड्रेस समझ लो, अभी आगे अगले यूनिट 3 में आएगा, फंक्शंस एड्रेस समझ लो ये अभी फ़िलहाल तो, ठीक है, आगे और बताऊँगा अच्छे से। ठीक है, फंक्शन का एड्रेस समझ लो पॉइंटर को। ओके, गॉट इट। जैसे हमने पास बाय वैल्यू पे, पास बाय वैल्यू देखो तुम लोग क्या लिखा है। पास बाय वैल्यू में बेसिकली हमने वॉइड लिया, हमने फंक्शन ले लिया वॉइड का, ठीक है, चेंज वैल्यू हमने फंक्शन का नाम दे दिया, कॉल कर दिया उस फंक्शन को हमने, ठीक है, डिक्लेयर कर दिया, मान लो यहाँ पे हमने उसका हमने फंक्शन को कॉलिंग किया, कॉलिंग में हमने x=100 डाला, ये हमारी लोकल कॉपी एक बन गई, ठीक है, हमारी लोकल कॉपी बन गई। अब नीचे हमने उसका नया फंक्शन लिया, नीचे हमने एक नया फंक्शन लिया इंट मेन, इंट a=5, हमने बोला चेंज वैल्यू a, ठीक है, हमने चेंज वैल्यू बोला, उससे पहले हमने फिर प्रिंट भी कर दिया a को, ठीक है। अब वो भैया मेरी ऊपर वाली वैल्यू चेंज बिल्कुल नहीं होगी इसके अंदर, ठीक है, अनचेंज रहेगी मेरी वैल्यू, कुछ मेरी वैल्यू बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी, ठीक है। आपने जो कॉपी करा है फंक्शन में, आर्ग्यूमेंट की कॉपी जो हो जाती है, ओरिजिनल वेरिएबल जो आपने लिया है ना, वो चेंज बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, आपका जो ओरिजिनल वेरिएबल है वो चेंज नहीं होगा। यहाँ हमने चेंज वैल्यू में ना हमने एक ही कॉपी भेजी है ऊपर, ठीक है, एक ही कॉपी, ठीक है, हमने एक ही कॉपी भेजी है, और जो हमने उसका एक ही कॉपी भेजी, तो फिर हमने जब आप बोलोगे एक ही कॉपी हमने ऊपर भेजी तो ये तो 100 होना चाहिए था x की जगह, ठीक है, तो वो नहीं होगा भाई, हमने a हमारा =5 ही रहेगा। यही चीज़ है पास बाय वैल्यू, कि फंक्शन में आर्ग्यूमेंट की कॉपी जाती है, उसको ही हम कहते हैं पास बाय वैल्यू। आर्ग्यूमेंट की कॉपी गई बट ओरिजिनल वेरिएबल हमारा कभी चेंज नहीं होता, हमने यहाँ पे एक ओरिजिनल वेरिएबल लिया, कभी भी चेंज नहीं होगा। गॉट इट। अब आप कह दो भाई मुझे चेंज करना है, तो आ जाओ पास बाय रेफरेंस में, दिखा दो तो कैसे चेंज करते हैं, आओ। अब देखो रेफरेंस में चेंज करने के लिए ना हम यूज़ करते हैं पॉइंटर का। पॉइंटर का होता है फंक्शन का एड्रेस होता है, ठीक है, हम ना अपने जो फंक्शन होता है फंक्शन में हम एड्रेस भेजते हैं और हमारी ओरिजिनल वैल्यू भी इससे चेंज हो जाती है, ठीक है। इसमें हमने, और हम फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं, पॉइंटर को कैसे डिनोट करते हैं, इससे, इस सिंबल से हम इसको डिनोट करते हैं, ठीक है, इस स्टार से थोड़ा सा ऊपर लगता है, इसको ही हम कहते हैं मेमोरी एड्रेस। हम इस फंक्शन का एड्रेस या कह लो मेमोरी एड्रेस पॉइंटर को कहते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे हमने इनपुट फंक्शन बनाया, चेंज वैल्यू इंट
पॉइंटर एक्स मतलब हमने मेमोरी एड्रेस लिया एक्स का, ठीक है, और उस मेमोरी एड्रेस में हमने वैल्यू डाल दी 100। अब हमने चेंज द एक्चुअल वेरिएबल यूजिंग पॉइंटर। अब लिखा चेंजेस द एक्चुअल वेरिएबल यूजिंग पॉइंटर। हम पॉइंटर से अपने एक्चुअल वेरिएबल चेंज कर सकते हैं। अब इससे क्या होगा, हमने यहाँ पे इंट ए लिया 5 प्रिंट किया, हमने इसको बोला कि इसको वैल्यू चेंज करनी है, तो मैंने मेरे जो एड्रेस में था ये वैल्यू, ठीक है, हमने इस वैल्यू को ऊपर भेजा, ठीक है, इस पॉइंटर एड्रेस में, और उसने क्या किया, उस 100 को हटा के उस एक पॉइंट एक्स के वैल्यू को हटा के ए पुट कर दिया, ठीक है। 100 तो वैल्यू है हमारी, उस पॉइंट एक्स को, मतलब ये इसको हम पॉइंट बोलता हूँ मैं अभी इस चार्ज को, मतलब मेरा पॉइंटर एड्रेस है ये, ठीक है, उस एड्रेस में अपने वेरिएबल एक्स को हटा के ए पुट कर दिया, ठीक है। उसके बाद से मैंने जब ए पुट किया तो मेरा आउटपुट आया ए इज़ इक्वल टू 100 और मेरा आउटपुट हो गया चेंज, ठीक है। तो मतलब यही बात है कि अगर आपको पास बाय वैल्यू करनी है, आप पॉइंटर का इस्तेमाल मत करो। पास बाय रेफरेंस करना है तो पॉइंटर का इस्तेमाल करो। आपकी जो आपने ऊपर वैल्यू दे रखी है वो आपकी नीचे वाली वैल्यू में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। दैट्स इट, ठीक है। यही आपका पास बाय वैल्यू, ये वाली पास बाय रेफरेंस, ठीक है। समझ नहीं आया अभी भी तुमको लगता है, एक बार वीडियो को वापस से देखो, पूरा समझो, ठीक है। अगर फिर भी थोड़ा बहुत उनको कोड वगैरह चाहिए कि इसमें थोड़ा कोड वगैरह मिल जाए, पेड नोट्स खरीद लो, ठीक है। वहाँ पे मैंने PYQ भी डाल रखे है, सब कुछ डाल रखा है। एक बार इस PPT को भी गो थ्रू करना तो मैं चीज़ें समझ आने को लगेगी, ठीक है। जितना थोड़ा कोड से समझोगे उतना और अच्छे से बेटर समझने में आएगा तुम्हें, ठीक है, कैसे चीज़ें क्या हो रही है, ठीक है। सिंपल है, पॉइंटर का खेल है सारा। पॉइंटर जो फंक्शन का एड्रेस होता है, मेमोरी एड्रेस कहते हैं इसको बेसिकली हम पॉइंटर को, ठीक है। इस पॉइंटर में जो हमारी मेमोरी एड्रेस स्टोर हुई है पॉइंट एक्स की 100, तो बस उसमें से उसने ए को हमने भेजा वहाँ पे, ए ने मेमोरी एड्रेस में से एक्स को हटाया और ए आ गया उसके अंदर, और बस ए की वैल्यू प्रिंट हो गई। यहाँ मैंने मेमोरी एड्रेस नहीं भेजा था, एक्स की वैल्यू पहले से थी, लोकल कॉपी एक बन चुकी थी इसकी। अभी हमने जब ए को वापस से पास किया तो वो कह रहा नहीं भाई मेरी एक लोकल कॉपी बन चुकी है, मैं इसको चेंज नहीं कर सकता। तो उसने चेंज नहीं किया। यहाँ पे वो एड्रेस के अंदर था एक फंक्शन, एक मेमोरी एड्रेस के अंदर था हमारा 100, तो बस उसने वहाँ से वो चेंज हो गया, ए ने एक्स की जगह ले ली, ठीक है। नॉर्मल एज दैट, यही चीज़ थी आपकी पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस, ठीक है। पढ़ना अच्छे से एक बार इसे वापस से, सब समझ आ जाएगा। डिफरेंस पढ़ लेना, पेपर में आता है, इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। स्टार लगा दिया, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा, ठीक है। पढ़ लो, डिफरेंस ही पढ़ लो। और कॉपी ऑफ द वैल्यू इज पास इनटू द फंक्शन है, एड्रेस ऑफ वैल्यू पास इनटू अ फंक्शन, ठीक है। एड्रेस देखा मैंने बोला ना, फंक्शन एड्रेस, मेमोरी एड्रेस हम कहते हैं, मेमोरी एड्रेस। हमने एड्रेस को वैल्यू को पास कर, यहाँ पे हमने कॉपी बना ली, उस वैल्यू को पास करा, कॉपी ऑफ द वैल्यू हमने पास करी। हम चेंज मेड इनसाइड द फंक्शन इज लिमिटेड टू द फंक्शन ओनली, द वैल्यू ऑफ द एक्चुअल पैरामीटर डू नॉट चेंज। वैल्यू जो हमारी एक्चुअल पैरामीटर्स को थी वो बिल्कुल चेंज नहीं होती, यहाँ पे हमारी वैल्यू चेंज हो जाती है फॉर्मल पैरामीटर्स से, by changing the formal parameters. Okay, actual and formal parameters are created at a different memory location. Actual and formal arguments are created at the same memory location. अगर भाई हम सेम मेमोरी लोकेशन में अगर उसको बनाएंगे तभी तो वो हमारा एड्रेस से हट के, हमारा वेरिएबल एक्स एड्रेस से हट के ए में आएगा। तभी तो ये हमने सेम मेमोरी लोकेशन में बनाया है पूरा चीज़, कि हमने पॉइंटर डाला, पॉइंटर एक्स डाला, उसमें हमने मेमोरी एड्रेस लिया, फिर हमने ए डाला, उसको हमने जब पास किया तो वो उसी सेम मेमोरी से उसको हमने एक्स को हटाया और ए आ गया, तो ए की वैल्यू 100 हो गई, ठीक है। समझ गया मेरी बात, ए की वैल्यू 100 हो गई। मेरी बातों को सुनो, बातें सुनोगे तुम सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। बातों को ध्यान से सुनना, यही चीज़ में लिखी है कि सेम मेमोरी लोकेशन में होते हैं। यहाँ पे एक्चुअल फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स डिफरेंट मेमोरी लोकेशन में होते, तो कैसे चेंज होगा भाई, नहीं कर सकते हम चेंज, ठीक है। तो यही है सिंपल कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस, ओके। तो अब मैं बात करता हूँ स्टोरेज की। स्टोरेज क्या होते हैं? Any variable declared in a program can be stored either in memory or registers. देखो स्टोरेज क्या होते हैं? स्टोरेज बेसिकली आपकी मेमोरी लोकेशन होती है जहाँ पे आपका डेटा रखा जाता है, ठीक है। इट इज़ बेसिकली अ मेमोरी लोकेशन वेयर योर डेटा इज़ केप्ट, ठीक है, जहाँ पे आपका डेटा रखा जाता है, ठीक है, वही आपकी मेमोरी लोकेशन होती है। जैसे मान लो मैंने लिखा है इंट a इज़ इक्वल टू 10, तो इसमें मेरा a होगा मेमोरी लोकेशन जिसमें मेरा 10 वैल्यू गई है, ठीक है, जहाँ पे स्टोर हुई है, ठीक है। यही है हमारा स्टोरेज, इसको हम स्टोरेज कहते हैं, जहाँ पे आपकी वैल्यू स्टोर होती है, ठीक है, और आपकी वैल्यू रखी जाती है,
ठीक है। अब इसमें ना कुछ क्लासेस होती है, स्टोरेज क्लासेस जिसे हम कहते हैं, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, जिसको हम कहते हैं स्टोरेज क्लासेस। कौन कौन सी होती है? ऑटो, रजिस्टर्स, रजिस्टर्स, एक होती है हमारी इसमें से स्टैटिक, और हमारी फोर्थ होती है एक्सटर्न। इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रजिस्टर्स है, ठीक है, आगे भी काम आएंगे और यहाँ पे भी बताया मैंने। रजिस्टर्स आर द स्मॉल अमाउंट ऑफ स्टोरेज इन CPU, द डेटा stored in registers fast access compared to data stored in memory। ठीक है, ये बहुत सही बात लिखी है कि रजिस्टर एक स्मॉल अमाउंट ऑफ स्टोरेज होती है जो आपके CPU के अंदर होती है, और इसमें जो आप डेटा स्टोर करते हो ना, इसमें आप जल्दी से एक्सेस कर पाते हो, फास्ट एक्सेस होता है कंपेयर टू द डेटा स्टोर्ड इन द मेमोरी। जहाँ मेमोरी में डेटा स्टोर है उससे ज़्यादा हम जल्दी एक्सेस कर सकते हैं जिस डेटा को हम रजिस्टर्स में स्टोर करते हैं। मान लो मैंने लिखा रजिस्टर इंट आई, तो इसमें मेरे रजिस्टर अमाउंट में, मेरे रजिस्टर स्टोरेज में मेरा इंटीजर आई स्टोर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें हम एक बात मैं ऑटो भी बता देता हूँ। ऑटो क्या होता है? ऑटो बेसिकली आपके डिफ़ॉल्ट लोकल वेरिएबल्स जो होते हैं आपके ऑटोमेटिकली जिसके अंदर सेव हो जाना कोई भी, ठीक है, और एक इस फंक्शन के अंदर ही एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। और या फिर मान लो कोई आपकी गार्बेज वैल्यू, अगर आपने कोई वैल्यू दे रखी है तो आपकी कोई गार्बेज वैल्यू आ जाती है डायरेक्ट, तो उसको ही हम ऑटो वैल्यू कहते हैं कि मतलब ऑटोमेटिकली कोई वैल्यू स्टोर करना। अगर हमने कोई वैल्यू स्टोर नहीं कर रखी तो ऑब्वियसली बात है वो गार्बेज वैल्यू डाल देगा उसके अंदर। अगर हमने कोई स्टोर कर रखी, जैसे मान लो इंट x = 10, तो वही हमारा ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ रखा है वैल्यू, तो ठीक है, ऑप्शनल है कि ऑटो यूज़ कर लो या नहीं करनी है तो कर लो, नहीं तो मत करो, आपकी मर्जी है, ठीक है। और आपका बेसिकली ये एग्जिस्ट करता है इनसाइड अ फंक्शन ओनली, ठीक है, इनसाइड अ फंक्शन, एग्जिस्ट इनसाइड अ फंक्शन, ठीक है, याद रखना। ओके, एक आता है इसका स्टैटिक। ये क्या करता है? आपकी वैल्यू को रिटेन करता है इवन आफ्टर द फंक्शन एंड। मान लो आपका अगर फंक्शन एंड हो जाता है, ठीक है, तब भी ये आपकी वैल्यू को रिटेन कर देगा, रिटेन्स वैल्यू, ठीक है। देन इसके बाद आता है एक हमारा एक्सटर्न। एक्सटर्न क्या कहता है? ये यूज़ होता है आपके ग्लोबल वेरिएबल को डिक्लेयर करना किसी और फाइल में, ठीक है। मान लो आपने कोई एक फाइल में कहीं आपने ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर किया, अब आपको उसको कोई दूसरी फाइल में डलवाना है, ठीक है, तो आप उसके आगे एक्सटर्न लगा दोगे तो आपका वो ग्लोबल वेरिएबल दूसरी फाइल में आ जाएगा, ठीक है। यही एक आपका एक्सटर्न होता है, ठीक है, मैंने समझा दिया। सुनो मेरी बात ध्यान से, आपको पूरी चीज़ समझ आ जाएगी। तो ये हमारे 4 स्टोरेज के क्लासेस होते हैं, मैंने यहीं पे इसको समझा दिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। रिकर्शन, भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक। वापस से एक तो कोड लिखने को रिकर्शन में आएगा ही आएगा, ठीक है। फैक्टोरियल का ही आता है, फैक्टोरियल का आ गया, या फिर एक वो आती है क्या कहते हैं फिबोनाची सीरीज आती है, उसका रिकर्शन का कोड लिखने को आ गया, आता ही है, ठीक है। ये है, कोड लिखने को आता है। क्या है भैया रिकर्शन? Recursion is a process which comes into existence when a function calls a copy of itself to work on a smaller problems। Recursion का काम क्या? Recursion क्या करता है? अपने ही फंक्शन को वापस से कॉल कर देता है, ठीक है। Recursion is means function calling itself, function calling itself, इसको ही कहते हैं हम रिकर्जन, ठीक है। एनी फंक्शन विच कॉल्स इटसेल्फ इज कॉल्ड रिकर्सिव फंक्शन, मैंने बता दिया, ठीक है, उसको रिकर्सिव फंक्शन कहते हैं। सच फंक्शन कॉल्स आर कॉल्ड रिकर्सिव कॉल्स। रिकर्जन इन्वॉल्व सेवरल नंबर्स ऑफ रिकर्सिव कॉल। हाँ भाई, रिकर्जन में आपके बहुत सारे रिकर्सिव कॉल्स हो सकते हैं कि हम कभी भी अपने फंक्शन को वापस से कॉल करवा सकते हैं। However, it is important to impose a termination condition of recursion। एक termination condition डाल दो कि यहाँ पे मेरा recursion रुक जाना चाहिए, यहाँ पे मेरा फंक्शन रुक जाना चाहिए, तो termination condition डालते हैं। recursion code फ़ायदा देखो, फ़ायदा मैंने लास्ट लाइन में लिख रखा है। recursion code is shorter than iterative code, however it is difficult to understand।
हाँ भाई ये तो कहते हैं कि डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड होता है, बट नहीं, जो आप आइटरेटिव कोड होता है ना, मतलब आप एक कोड को बार बार लिखे जाते हो, बार बार लिखे जाते हो, बहुत इस कोड को छोटा कर देता है, ठीक है। उसकी जगह मतलब आपने एक पहले फंक्शन लिखा, आपने फिर वापस से उसी फंक्शन को कॉल कर दिया, ऊपर से आपने उसी फंक्शन को नीचे कॉल कर दिया, ठीक है, रिकर्सिव कॉल कर दी, और वो आपका फंक्शन रिकॉल हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल भाई, ये एग्जाम्पल आता है पेपर में फैक्टोरियल का कभी कभार, ठीक है। मेडिसम या एंडसम कहीं ना कहीं तो आता है, तो फैक्टोरियल का आता है, तो फिबोनाची का आता है, कोई तो आता ही है, ठीक है। देखो सुनो क्या लिखा है, क्या लिखा है, इंट फैक्टोरियल लिया, ठीक है। इंट फैक्टोरियल, हमने फैक्टोरियल नंबर का फैक्टोरियल निकालना है। इंट फैक्टोरियल हमने फंक्शन नेम दिया, ठीक है। फैक्टोरियल इंट एन, हमने एक इंटीजर ले लिया एन, ठीक है, एन वेरिएबल का। इफ़ एन इज इक्वल टू 0 रिटर्न 1, आपको पता है फैक्टोरियल 0 इज इक्वल टू 1, ठीक है, उसमें लिखा था। तो इफ़ एन इज इक्वल टू 0, तो उसको रिटर्न हमें 1 को, तो हमें रिटर्न कर दो वैल्यू 1, ठीक है, आपको पता है। एल्स, हमने एल्स में क्या डाला, n इंटू फैक्टोरियल n-1, यहाँ पे हमने कर दी रिकर्सिव कॉल भैया, यहाँ पे हमने कर दी रिकर्सिव कॉल। क्या क्या हमने इसके अंदर क्या किया, हमने n जो हमारे पास इनपुट इंटीजर था ही n को इंटू कर दिया, जो हमारा फैक्टोरियल जो था उसके अंदर जो फंक्शन था हमारा इंटीजर, उसमें हमने लिख दिया n-1, ठीक है। मतलब हम क्या करते हैं, आपको पता है ये फैक्टोरियल हम क्या करते हैं, मान लो मैंने किसी 3 का फैक्टोरियल निकालना, तो मैं क्या करूँगा, 3 इंटू 2 इंटू 1, n-1 ही तो करते हैं आगे जाकर, है ना, ये तो करते हैं। इसमें भी वही किया है कि अब पहले तो ये n इज इक्वल टू 0 रिटर्न 1 कर दो। एल्स, हमने एल्स में डाल दिया कि n इंटू फैक्टोरियल के अंदर अपनी फंक्शन वैल्यू डाल दो, फंक्शन में डाल दिया कि n-1 कर देना, n इंटू n-1, ठीक है। मान लो यहाँ पे 3 है, तो 3 इंटू n-1 क्या होता है, 2 इंटू 2 करेगा, ठीक है। फिर उसके वापस से एक बार उस फंक्शन वो फंक्शन पे वापस से चलेगा, फिर इंटू 1 होगा, यही आपका रिकर्सिव फंक्शन है, ठीक है। फिर नीचे मैंने अपनी मेन स्टेटमेंट लिख दी कि भैया हाँ कि इंटरनल में इक्वल टू 5 का निकाल दो, मुझे 5 का निकाल के दे दो, तो बस 5 का उसने फैक्टोरियल मुझे निकाल के दे दिया। तो यही है आपका रिकर्सिव फंक्शन। मतलब क्या है, फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ, फंक्शन ही अपने आप को वापस से कॉल कर रहा है, उसको ये रिकर्शन कहते हैं, ठीक है। ऑल सेट, ये आता है पेपर पे, ध्यान रखना, ठीक है। तो अच्छे से इसको करके जाना है, ठीक है, अच्छे से सुनना मेरी बात को। फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ है नॉर्मल मतलब इसका कि आपने जो लिखा है रिकर्जन में, उसी चीज़ को आपने वापस से फंक्शन में कॉल कर दिया, ठीक है। आपने उसमें आगे नीचे आके कॉल कर दिया, वापस से कॉलिंग इटसेल्फ फंक्शन है, और उस फंक्शन कॉल्स को हम क्या कहते हैं, रिकर्सिव कॉल्स कहते हैं। ओके डन। चलो अब हम धीरे धीरे अपने लास्ट पार्ट में पहुँच ही गए हैं फाइनली। तो ये आता है स्ट्रिंग्स। अब भाई स्ट्रिंग क्या होते हैं, मैंने एक बच्चे से पूछा था कभी स्ट्रिंग्स क्या होते हैं, कहता है ABCD। मैंने ओ वेरी नाइस ठीक है, मैं आता था स्ट्रिंग्स क्या होते हैं। चलो, स्ट्रिंग इज़ एन एरे ऑफ कैरेक्टर्स। हाँ भाई उसने सही बोलता है, वैसे ABCD कह लो, खैर हाँ। स्ट्रिंग इज़ एन एरे ऑफ कैरेक्टर्स दैट इज़ टर्मिनेटेड बाय /0 नल कैरेक्टर, ठीक है। स्ट्रिंग को जब भी टर्मिनेट करना है, जब भी स्ट्रिंग को ख़त्म करना है, /0 से ख़त्म होगा, ठीक है, नल कैरेक्टर से हमेशा ख़त्म होगा, ठीक है। दिस नल कैरेक्टर इंडिकेट्स द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। मैंने बोल दिया नल कैरेक्टर से ख़त्म होगा, ये एंड दिखाता है उस पॉइंट का, ठीक है। स्ट्रिंग्स आर ऑलवेज इंक्लोज्ड बाय डबल कोट्स। याद रखना भैया, याद रखना, स्ट्रिंग्स ऑलवेज इंक्लोज्ड बाय डबल कोट्स, वेयर एज कैरेक्टर इज इंक्लोज्ड बाय सिंगल कोट्स, ठीक है। कैरेक्टर आपके इंक्लोज होते हैं सिंगल कोट में, पर जो स्ट्रिंग्स होते हैं वो होते हैं आपके डबल कोट्स में। मैं लिख भी देता हूँ, स्ट्रिंग आपके होते हैं डबल कोट्स में, कैरेक्टर सिंगल कोट में, ठीक है। समझ आ गई मेरी बात, मैं क्या कहना चाहता हूँ, याद रखना। देखो मैंने यहाँ पे डाल रखा है, इसका मतलब क्या डाल रखा है कि हमने कैरेक्टर लेना है, लिया स्ट्रिंग का एरे लिया, हमने स्ट्रिंग का एरे बनवाया, ठीक है, कैर स्ट्रिंग का एरे बनवाया, तो हमने स्ट्रिंग के एरे को हमने डबल इन्वर्टेड उसमें डाला, डबल कोट्स में डाला, सॉरी डबल कोट्स में डाला, गीक्स लिखा। अब हमारा इंडेक्स है, उसके अंदर हमारी स्ट्रिंग आई, 0th इंडेक्स में हमारी G आया, 1th इंडेक्स में हमारा E आया। ऐसे तुम्हें ये तो पता ही है ना, ये याद रखना कि तुम्हारा कुछ भी चीज़ें होती है 0th इंडेक्स से शुरू होती है हमेशा, ठीक है। आप कोई भी वैल्यू असाइन करते हो कहीं पे भी, ठीक है, तो आपकी वो 0th इंडेक्स से शुरू होती है, ठीक है। 0th इंडेक्स से कोई भी चीज़ होगी आपकी शुरू होगी। मान लो आगे बताऊँगा, चलो समझ आएगा आगे, ठीक है। बस ये सोच लो कि जो भी चीज़ आपकी शुरू हो, आपका स्ट्रिंग जैसे भी शुरू होता है आपका 0th इंडेक्स से शुरू होगा, ठीक है। 0th से शुरू होता है, फिर 1 2 3 ऐसे करके चलता है, और एंड में आपका टर्मिनेट नल कैरेक्टर से होता है। ओके ठीक है, ये याद रखना।
स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन, हाँ भाई, एक ना हमारे पास हेडर फाइल होती है स्ट्रिंग डॉट एच करके, ठीक है, जैसे हम ये लिखते हैं ना हैश टैग, क्या लिखते थे, हाँ, इंक्लूड stdio.h, ठीक है, ये लिखते हैं ना हम, यही लिखते हैं मेरे ख्याल से, मैं झूठ बोलता हूँ, ये लिखते हैं कभी बार मैं भी कन्फ्यूज हो जाता हूँ, सॉरी। हाँ, तो इंक्लूड stdio.h, इसके साथ एक हमारी एक और हेडर फाइल होती है इंक्लूड string.h, ठीक है, ये भी एक हमारी हेडर फाइल है जिसमें आपके स्ट्रिंग के काफ़ी सारे फंक्शंस होते हैं, बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं स्ट्रिंग के, वो आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हो, ठीक है, यही चीज़ है ये, ओके। अब कौन से फंक्शन है देखो, तो इसमें कौन कौन फंक्शन मैंने डाल रखे, strlen, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बताएगा, strcp, कॉपीज द स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग 1, कॉपीज द स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग 1, strcat, अपेंड स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग 1, आपकी स्ट्रिंग 2 को अपेंड कर देगा टू स्ट्रिंग 1 में, strlwr, कन्वर्ट द स्ट्रिंग टू लोअर केस, अपर के लिए स्ट्रिंग टू upr, str रिवर्स कर देता आपकी स्ट्रिंग को, strc कंपेयर करता आपकी दो स्ट्रिंग्स को। आगे बढ़ते हैं, समझ आएगा। देखो strlen क्या होता है, मैं जैसे ये भी स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन में मैं समझा दूँ, आराम से समझ आ जाएंगे। strlen क्या होता है, क्या करता है strlen, ऊपर बताया, रिटर्न्स द लेंथ ऑफ द गिवन स्ट्रिंग, ओके, और इसके मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, इट डजंट काउंट द नल कैरेक्टर, भाई नल कैरेक्टर ये काउंट नहीं करेगा, आपकी लेंथ ऑफ द गिवन स्ट्रिंग बता देगा। अब जैसे इसमें कोड देखो, इसमें गीक्स दिया हुआ है, हमने strlen लगाया, ठीक है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग निकालने के लिए बिल्ट इन फंक्शन लगाया, और उसके हमने अपना फंक्शन का नेम जो हमारा एक्सप्रेशन है वो दी थी str दिया। अब ये देखो, ये 1 2 3 4 5, बस यही तक हमारा जो ये ज़ीरो कैरेक्टर है इसको हम काउंट इसमें नहीं करेंगे, ओके, ये हमारा 5 आएगा, तो हमारा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या आएगी 5, ओके, डन। आगे बढ़े, strcpy, strcpy क्या करता है भाई, ये भी फटाफट बताता हूँ मैं आपको, क्या करता है, strcpy एक हमारा होता है इसमें डेस्टिनेशन, और एक होता है हमारा सोर्स। क्या करता है, हमारे फंक्शन को कॉपीज करता है द सोर्स स्ट्रिंग इन डेस्टिनेशन, कोड समझो, कोड से अच्छे समझ आएगा। पहले तो अपने हेडर फाइल लगाई, हेडर फाइल लगाना जरूरी है भाई, हेडर फाइल लगा देना, ओके, तभी आपके बिल्ट इन फंक्शन चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कैरेक्टर सोर्स लिया एक हेलो वर्ल्ड, और हम कैरेक्टर डेस्टिनेशन एक मेरा है 50, ठीक है, मस्ट बी लार्ज इनफ टू होल्ड द कॉपीड स्ट्रिंग, ठीक है। हाँ, तो हमने इसकी साइज़ दे दिया कि कितना साइज़ का ये बड़ा होना चाहिए, ओके, ये हमने साइज़ दिया डेस्टिनेशन 50 का, ताकि हमारा ये साइज स्ट्रिंग को कॉपी कर ले। अब हमारा डेस्टिनेशन क्या है, डेस्टिनेशन strcpy पे लगा है, हमारा डेस्टिनेशन क्या है, डेस्टिनेशन लगाया हमने, ओके, फिर उसके बाद हमने लगाया अपना सोर्स, कि हमारा सोर्स क्या है, ठीक है। उसका हमने printf जब करवा देंगे, printf सोर्स करा, और printf हमने किया अपना डेस्टिनेशन, तो हमारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके आ जाएगा, ठीक है। सिंपल है, मतलब कॉपी कर लेता आपके फंक्शन, कॉपीज द सोर्स स्ट्रिंग इन द डेस्टिनेशन, ठीक है, सिंपल सी बात ये है, कॉपी कर लेता फंक्शन को, ओके। आगे बढ़ते हैं, strcat की इसमें दो स्ट्रिंग लेते हैं, फर्स्ट स्ट्रिंग सेकंड स्ट्रिंग, फंक्शन concatenates टू स्ट्रिंग एंड द रिजल्ट इज रिटर्न्ड। अब तुम कहोगे भैया ये concatenates का मतलब क्या है, ठीक है, तो मैं बताता हूँ concatenates का मतलब क्या है। इसका मतलब है आपको दो स्ट्रिंग्स को जोड़ना टुगेदर इनटू वन स्ट्रिंग में, ओके। क्या है यहाँ पे भाई, तुम कोड देख लो, तुम कोड देख लिया करो, कोड से तुम्हें सब चीज़ें समझ आ जाएगी। क्या क्या यहाँ पे हमने str50 करके करा, हमने हेलो प्रिंट किया, एक str स्ट्रिंग 2 ली, स्ट्रिंग 2 में हमने वर्ल्ड प्रिंट किया, strcat डाला, अपेंड कर देता भाई, अपेंड कर दिया इसने स्ट्रिंग 2 टू स्ट्रिंग 1 में, ठीक है, इसने अपेंड किया और इसने दोनों वर्ड को प्लस कर दिया, और आफ्टर कॉन्सैटिनेशंस के बाद मेरा आंसर क्या आएगा, हेलो वर्ल्ड, ठीक है, दोनों को प्लस कर देगा और मेरा आंसर हेलो वर्ल्ड आ जाएगा। strr भी कर, सिंपल है भाई, स्ट्रिंग को रिवर्स कर देगा, बताने की ज़रूरत नहीं है, फंक्शन रिवर्स ऑफ द गिवन स्ट्रिंग रिवर्स कर देगा, ठीक है, ये आपका फंक्शन है, ठीक है, उसको रिवर्स कर देगा पूरा, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। strcmp ये भी सिंपल है, इसमें भी दो स्ट्रिंग्स आपकी होती है, फर्स्ट स्ट्रिंग सेकंड स्ट्रिंग, और ये कंपेयर करता है टू स्ट्रिंग को एंड रिटर्न 0 इफ़ बोथ स्ट्रिंग्स आर इक्वल, ठीक है। इसकी यूज़ होता है आपको कंपेयर करने के लिए दोनों स्ट्रिंग्स को, अगर दोनों स्ट्रिंग इक्वल है तो ये आपको 0 रिटर्न कर देगा अगर दोनों स्ट्रिंग्स इक्वल है, ओके। तो ये आप कोड देख सकते हो, देख के आपको समझ आ जाएगा, इसमें कुछ समझाने का है नहीं, बस कोड देखो, समझ पूरा आ जाएगा, ठीक है। तो या तो अब इसके साथ ही होता है हमारा यूनिट 2 समाप्त, यूनिट 2 हमारा ख़त्म, ठीक है।
पूरा मैंने आपको समझा दिया कैसे क्या चीज़ें होती है इसके अंदर। पूरा यूनिट 2 का सिलेबस यही है। ओके, बाकी आप एक बार इन नोट्स से गो थ्रू कर सकते हो। ओके, प्लस आपको PYQs चाहिए है पुराने, फिर जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, मिड सेम्स के, आपके एंड सेम्स के, और प्लस कुछ कोड्स चाहिए ताकि आप कॉलेज को प्रैक्टिस कर सको। तो वो सब आप मेरे पेड नोट्स से ले सकते हो। ठीक है, पेड नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे? बंक टू ब्रेन्स में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आप वेबसाइट के लिंक बायो से ले सकते हो, इंस्टाग्राम की बायो से ले सकते हो। ठीक है, आपको वेबसाइट लिंक मिल जाएगा bunk2brains.com का, तो वहाँ से जाके आप पेड नोट्स भी ले सकते हो। इन नोट्स को भी आप गो थ्रू कर लेना। ठीक है, प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से वीडियो को ध्यान से सुनना। ठीक है, देखो वीडियो जितना ध्यान से सुनोगे ना उतनी चीज़ें और अच्छे से क्लैरिफाई होगी। ठीक है, मैं तुम्हें थ्योरी अच्छे से बता देता हूँ, कोड भी मैं साथ साथ थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, वो चीज़ हो गई। उसके बाद बस एक बार गो थ्रू कर लेना, कोड समझ लेना कि हाँ इस चीज़ में हम ऐसे करते हैं, इस चीज़ को ऐसा होता है। ठीक है, थ्योरी तुम्हें समझ आ गई, कोड तुम्हें समझ आ गया, एवरीथिंग इज़ क्लियर। बाकी उसके बाद तुम अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज लगाओ, जाके VS कोड या रेपिडेट पे जाके अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज लगाओ, कोड लिखो, वहाँ पे रन करो, तुम्हें अपना सिंटेक्स एरर वगैरह पता लगेगा कि तुम कहाँ गलती करो, क्या चीज़ कर रहे हो। तो वही है, चीज़ें ये सारी है। ठीक है, और मैं ये पूरा यूनिट 2 पूरा सही बताऊँ बेसिक फंडामेंटल था हर चीज़ का। ठीक है, पूरे आपकी हर लैंग्वेजेस में ये चीज़ यूज़ होगी जो मैंने आज इस यूनिट में पढ़ाई। तो बस इसी यूनिट के साथ, ये इसी वीडियो के साथ इस यूनिट 2 को ख़त्म करते हैं, एंड जल्द ही मिलेंगे आपसे यूनिट 3 की वीडियो में। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू बंक टू ब्रेन्स, एंड बाय बाय, कीप वॉचिंग, और नोट्स देख लेना बंक टू ब्रेन्स की वेबसाइट में। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, गुड लक।